सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम बढ़िया जा रही होगी। तो मेरा नाम है रितेश मेहता और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे इस प्यार से चैनल फील्ड ऑफ फिजिक्स में। तो पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, आखिर इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, ठीक है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के लेक्चर नंबर 8 में कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या होती हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक डिफरेंट चीज़ है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक डिफरेंट चीज़ है, बट फिर भी दोनों कनेक्टेड है, ठीक है। शुरू करें आज का लेक्चर। चलो, बहुत मज़ा आने वाला है, अपनी कॉपी पेन निकालो और जो जो मैं पढ़ाते जा रहा हूँ वो लिखते भी जाओ, ठीक है। तो सबसे पहले हम पिछले लेक्चर का थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, ठीक है। पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। क्या पढ़ा हमने, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, किसी भी चार्ज के आसपास एक ऐसा रीजन होता है जहां पे अगर मैं किसी और चार्ज को रखूं तो उस पर अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स लगे, है ना। जैसे एक प्लस क्यू चार्ज है तो वो दूसरे प्लस क्यू चार्ज पे कैसे फोर्स लगाएगा, वो अपने अगल बगल एक फील्ड क्रिएट करेगा जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। और उस फील्ड में अगर कोई भी और प्लस क्यू चार्ज आएगा तो वो उसको रिपेल करेगा, अगर माइनस की चार्ज आए तो वो उसको अट्रैक्ट करेगा। इतना समझ में आ गया था, है ना, इतना आ गया था, ठीक है। हमने ये पढ़ा था कि एक प्लस क्यू चार्ज जो होता है वो अपने अगल बगल क्या करता है, क्या करता है, इससे दूर जाने वाली कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, इससे दूर जाने वाली कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है ऐसे। और अगर इसी फील्ड में कोई एक और पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो उस पर रिपल्सिव फोर्स लगेगा, और अगर इसी फील्ड में कोई और नेगेटिव चार्ज आ जाए तो उस पर अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। इतना आया था, इतना आया था, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई नेगेटिव चार्ज होता है, अगर कोई नेगेटिव चार्ज होता है तो वो अपनी तरफ की एक फील्ड बनाता है। ये सब कुछ हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो ये वाले लेक्चर में तभी आना जब पिछले वाले लेक्चर के रिलेटेड सारे के सारे कंसेप्ट पता हो, वरना यहाँ पे आज कुछ समझ तो आएगा नहीं, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रख दूँ तो उस पर कहाँ फोर्स लगेगा, इसके पास लगेगा, इस नेगेटिव चार्ज की तरफ लगेगा एक अट्रैक्टिव फोर्स, इस नेगेटिव चार्ज की तरफ लगेगा एक अट्रैक्टिव फोर्स। और अगर यहीं पे मैं एक नेगेटिव चार्ज को रख दूँ तो नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो यहाँ से दूर जाता हुआ एक फोर्स लगेगा आगे। अब इन दोनों में से क्या एक चीज समझ में आ रही है, इन दोनों में से एक चीज समझ में आ रही है, अगर चार्ज नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट है। देखना, ये चार्ज नेगेटिव है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, और फोर्स की डायरेक्शन इस साइड है। हाँ, अच्छा, पॉजिटिव चार्ज में देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसी तरफ है और फोर्स की डायरेक्शन भी इसी तरफ है। इसका मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स की डायरेक्शन दोनों अपोजिट होगी। आया। अब यहाँ पे देखना, ये पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है और फोर्स की डायरेक्शन भी इसी तरफ है, इसी तरफ है। अब ये नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है और फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ है। तो यहाँ पे भी हमें क्या दिख गया कि पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स की डायरेक्शन दोनों सेम होती है, और नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट होती है, ठीक है। अब हमें ये तो पता चल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है, कितनी एग्जिस्ट करती है हम ये कैसे निकालें कि आखिर किसी पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो उसके लिए एक नया टर्म आता है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सब कुछ हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किससे डिनोट करते हैं, ई वेक्टर से। किससे डिनोट करते हैं, ई वेक्टर से। बहुत बढ़िया। तो आखिर ई होता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती क्या है, ये क्या होती है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज। अगर क्यू चार्ज पे, अगर किसी क्यू चार्ज पे फोर्स लग रहा है एफ, तो यूनिट चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा, 1 कूलम के चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा, एफ बाई क्यू, एफ बाई क्यू।
और एक कूलम के चार्ज के ऊपर, यूनिट चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगता है उसी को हम क्या बोलते हैं, F/Q। और इसी का एक और नाम क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। अच्छा, इस चीज की यूनिट क्या होनी चाहिए, इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट क्या होनी चाहिए? फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। तो क्या इसकी यूनिट आ जाएगी, न्यूटन पर कूलम। क्या इसकी यूनिट आ जाएगी, न्यूटन पर कूलम। इसकी एक और यूनिट आएगी जो कि हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी उस चीज की टेंशन नहीं लेंगे। आगे आगे आगे, बहुत बढ़िया। और क्या है हमारे पास, तो इतना सब कुछ हमने, हालांकि इससे कहीं ज़्यादा डिटेल में हमने पिछले लेक्चर में सब कुछ पढ़ लिया। ये मैं सिर्फ रिकैप दे रहा था क्योंकि यहीं से मुझे आज के लेक्चर को उठाना है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमें पता चल गया कि एक रीजन है किसी चार्ज के आसपास जहां पे कोई दूसरे चार्ज पर फोर्स लगेगी। अब लोगों ने सोचा कि अगर मुझे, जैसे दो साइंटिस्ट हैं, ठीक है, एक मैं हूं और एक सामने जो भी देख रहे हैं, ये तुम लोग, ठीक है। तुम लोग भी एक साइंटिस्ट हो और मैं भी एक साइंटिस्ट हूँ। अब हुआ क्या, मुझे एक चार्ज मिला, पॉजिटिव चार्ज। अब मुझे तुम लोगों को बताना है कि इसके आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। मुझे तुम लोगों को एक चीज बतानी है कि इसके आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अब मैंने तुम्हें बताया कि ये देखो प्लस चार्ज, इसके आसपास ना एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब पर वो इलेक्ट्रिक फील्ड दिखती तो है नहीं। तो तुम लोगों ने पूछा मुझसे कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, हमें नहीं दिख रही। तो कुछ तो ऐसा करो ना कि हम उस इलेक्ट्रिक फील्ड की फील ले पाए कि आखिर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जा रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है, क्या हो रहा है, ये सब कुछ। तो उसी चीज को दिखाने के लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जाती है, कैसे ट्रेवल कर रही है, किस पाथ में जा रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है, इसी सब की फील दिखाने के लिए, इसी सब को एक डायग्राम के वे में रिप्रेजेंट करने के लिए एक नया कंसेप्ट आया, क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। हमने कुछ ऐसी लाइंस बनाई इमेजिनरी, असली में ये लाइंस एग्जिस्ट नहीं कर रही, हमने ऐसी कुछ इमेजिनरी लाइंस बनाई। हमने ऐसी कुछ इमेजिनरी लाइंस बनाई जिससे हमने क्या किया, हमने ये दिखाया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में जा रही होगी। तो ये सब कुछ हमने कुछ लाइंस बना के दिखा दिया। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, अब दिखता थोड़ी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड से दूर जा रही है, क्या हो रहा है, ऐसा तो कुछ भी नहीं दिखता। बट हमने कुछ लाइंस के माध्यम से, कुछ लाइंस के हिसाब से ये चीज शो कर दी। तो ये जो लाइंस इसके आसपास बनी हुई है, ये क्या है, अरे यही तो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जैसे मैंने कहा था ना, हम बचपन में कुछ सीनरी बनाते थे ड्राइंग फाइल में अपनी, जो भी था, ठीक है। तो उसमें हम सन बनाते थे, याद है, ऐसे ऐसे दो पहाड़ बनाते थे, यहाँ पे एक घर होता था और यहाँ से नदी निकालते थे, ये सब कुछ। एंड यहाँ पे हम सन भी बनाते थे। तो जब हम यहाँ पे ऐसे सन बनाते थे, हम ऐसे इसकी रेस दिखाते थे, याद है। अब सन की रेस असली में दिखती तो है नहीं, बट हम तब भी ऐसा बनाते थे, क्यों, ये दिखाने के लिए कि सन से रेस ऐसे निकल रही होंगी हर डायरेक्शन से। तो वैसे ही चार्ज से भी कुछ निकल रहा है, कुछ एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, उसको हमने कैसे दिखाया, ऐसे दिखाया। अरे मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हम बचपन से जानते थे बट हमें पता नहीं था। ऐसा ही तो कुछ बनाया हुआ है, यही तो बनाया हुआ है। अब ये इसके पास क्यों आती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेगेटिव चार्ज के, और पॉजिटिव से दूर क्यों जाती है, ये सब कुछ हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा हुआ है डिटेल में, ठीक है। इसको हम क्या बोलते थे, रेडियली आउटवर्ड बोलते थे, इसको हम रेडियली इनवर्ड बोलते थे। पर आखिर ये आइडिया आया किसके दिमाग में, आखिर किसने सोचा कि हमें इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के हिसाब से बताना चाहिए। अब तुम लोग कहोगे कि मैंने सोचा, नहीं भाई मैंने नहीं सोचा, ठीक है, वो साइंटिस्ट वाली बात अलग है। बट असली में हिस्ट्री में किसने ऐसा सोचा, तो बहुत ही अच्छे से साइंटिस्ट हैं हमारे सर माइकल फेराडे, वन ऑफ माय फेवरेट साइंटिस्ट। उन्होंने क्या किया, सर माइकल फेराडे ने क्या किया, एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन शो करने का तरीका ढूंढ निकाला। किस चीज का, किस चीज का, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या इसी को हमने क्या बोला, लाइंस ऑफ फोर्स। लाइंस ऑफ फोर्स, लाइंस ऑफ फोर्स क्यों बोला, क्योंकि अगर इसी फील्ड लाइन पे कोई चार्ज रखा हो तो उस पर फोर्स लगेगी, इसी वजह से, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, सर माइकल फेराडे ने क्या किया, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का एक, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड का एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन हमें दिखाया। पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन मतलब पिक्चर के फॉर्म में, एक फोटो के फॉर्म में आया। जैसे 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 हमारे पास ये एक
पॉजिटिव चार्ज है, हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है। अब पिछले लेक्चर से ही हमने पढ़ा है कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूर जाएंगी, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूर जाएंगी। और हमें एक और चीज पता है, हमें एक और चीज पता है कि किसी पॉइंट चार्ज की वजह से, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है। ये दोनों पॉइंट चार्जेस ही तो हैं, तो इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है। एक प्लस क्यू चार्ज की वजह से किसी आर डिस्टेंस दूर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर। एक प्लस क्यू चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये सब कुछ हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो एक चीज देखना, डिस्टेंस के साथ साथ ही इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जा रही है, डिस्टेंस के साथ साथ ही इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जा रही है, इनवर्स रिलेशन है। हाँ, तो वैसे ही माइकल फैराडे सर ने कैसा डायग्राम बनाया। तो उन्होंने कुछ ऐसा बनाया एरो डायग्राम। इससे हमें क्या पता लग रहा है, एक चीज देखना, जो इस प्लस क्यू चार्ज के पास वाले एरोज हैं, एकदम पास वाले, वो उनकी लेंथ बड़ी है, उनकी लेंथ बड़ी है। और जैसे जैसे दूर जा रहे हैं ये एरोज की लेंथ कम होती जा रही है। तो सर माइकल फैराडे ने क्या कहा कि जैसे जैसे ये दूर जाता जाएगा ना, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती है और वैसे वैसे एरोज का साइज भी कम होता जाएगा। उन्होंने हमें ऐसा कहा। तो इस हिसाब से ये जो लेंथ ऑफ एरो है, लेंथ ऑफ एरो है, वो हमें क्या बता रहा है, क्या बता रहा है, लेंथ ऑफ एरो हमें क्या बता रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जैसे जैसे हम दूर जाते जा रहे हैं एरोस का साइज छोटा होता जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जा रही है विद डिस्टेंस। आया, आया, इतना आया, ठीक है। और एक चीज देखना, जिस डायरेक्शन में एरो है, जिस डायरेक्शन में एरो है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। देखना ये और ये सेम है। हाँ, ऐसे ऐसे ऐसे, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगी, इस तरफ, यहाँ पे इस तरफ होगी, यहाँ पे इस तरफ होगी, यहाँ पे इस तरफ होगी। ऐसे करते करते जो भी डायरेक्शन ऑफ एरो है वही हमारी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। मतलब डायरेक्शन ऑफ एरो क्या हमें बता रहा है, हमें ये बता रहा है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आ गया, आ गया, अरे है ना, आ गया, बहुत बढ़िया। छापो इसको, क्या ये दिखाई पड़ रहा है, अरे वाह, बहुत बढ़िया से दिखाई दे रहा है। छापो इसको, छापो छापो छापो, मिटा दो, हाँ मिटा दो। बोर्ड मिटाने वाला कपड़ा मुझे आज दिख नहीं रहा था, मैंने सोचा क्यों ना कुछ जुगाड़ लगाया जाए। एंड वी ऑल नो ये जुगाड़ किसका है, बताओ भाई किसका है, हमारे महान अलग सर। तो मैंने सोचा क्यों ना उनका जुगाड़ लगाया जाए। पर हम इसके बाद एक प्रॉब्लम क्या आई कि जो हम एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन जो बना रहे थे ना, जो कि सर माइकल फैराडे ने दिया था, उसमें अब इतने सारे एरोज बनाओ ये सब कुछ, तो फालतू की मजदूरी हो रही थी। ठीक है, तो इसके बाद एक नई चीज क्या आई, एक नई चीज क्या आई जो कि हम ऑलरेडी जानते हैं। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा कि इतने सारे एरोज बनाने की जगह एक लाइन ही बना दो ना, इतने सारे एरोज आखिर बनाने की हैं। तो उन्होंने कहा कि इस चीज को ऐसे दिखा दो, ऐसे दिखा दो। अब पॉजिटिव चार्ज है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर होती हैं, तो एरो बना दो दूर का, बस ऐसे दिखा दो, जैसा हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था।
और नेगेटिव के लिए कैसे दिखाओ, नेगेटिव के लिए कैसे दिखाओ, ये नेगेटिव चार्ज, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कैसे दिखाओ, सेम ऐसे ही दिखाओ, सेम ऐसे ही दिखाओ, सेम ऐसे ही दिखाओ। पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव चार्ज के लिए उसके पास आती हैं, तो यहां पे बस इसके पास दिखाते हुए बना दो। आया क्या, इतना आया, अरे हाँ है ना, इतना आ गया, बहुत बढ़िया। तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर जाएंगी और नेगेटिव चार्ज के लिए पास आएंगी। अब तुम लोग कहोगे कि यहां से एक चीज तो पता लग रही है कि इसकी डायरेक्शन दूर की तरफ है, इसकी डायरेक्शन पास की तरफ है, बट मैग्नीट्यूड इसमें हम कैसे पता लगाएं? पिछले वाले में तो हमें एरो की लेंथ से दिख रहा था कि मैग्नीट्यूड ज्यादा है या कम है, यहां पे कैसे पता लगाएं? अब एक चीज देखो, चार्ज के पास में इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा हाई होगी और जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी। हाँ, तो इस चार्ज के पास में एक चीज देखना, ये जो फील्ड लाइंस है, ये जो लाइंस हमने बनाई हुई है ना, इसको मैं क्या बोलूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ये जो फील्ड लाइंस है वो पास पास है, देखना एकदम पास पास है, और जैसे जैसे मैं दूर जाता जा रहा हूं ये भी दूर होते जा रहे हैं। इसका मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास हैं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर हैं मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम है। तो मतलब यहां से हमें देखकर ये भी पता लग गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ ज्यादा है और कहाँ कम है। तो जो चीज एरो वाला रिप्रेजेंटेशन बता रहा था वही चीज ये भी बता रहे हैं, और इसमें टाइम भी बच रहे हैं क्योंकि हमें इतने सारे एरोस बनाने की जरूरत नहीं है। तो हम ये वाला मेथड चूज करते हैं। इतना आ गया। और यहाँ पे एक चीज देखना, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ी थी, कैसी है, रेडियली रेडियली आउटवर्ड्स। कैसी है, रेडियली आउटवर्ड्स। और इसकी कैसी है, रेडियली रेडियली इनवर्ड्स, रेडियली इनवर्ड्स। ठीक है, अब ये डायरेक्शन हमने पिछले लेक्चर में निकाली कैसे थी? हमने एक क्यू चार्ज को रख के देखा था, एक टेस्ट चार्ज को रख के देखा था, पॉजिटिव क्यू, और वो टेस्ट चार्ज जिस डायरेक्शन में जा रहा था वही डायरेक्शन थी इलेक्ट्रिक फील्ड की। ये सब कुछ हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा हुआ है, जिसने पिछला लेक्चर देखा है मतलब उसमें इतनी ज्यादा फील्ड लाई हुई है इलेक्ट्रिक फील्ड की, क्या ही कहें। तो जिसने वो लेक्चर देखा हुआ है उसको ये सब बातें अच्छे से समझ में आ रही होगी, एकदम फील आ रही होगी। सब लोग बताते हैं बुक्स में भी, मोस्ट ऑफ द बुक्स में भी ये चीज बताते हैं कि इसकी वजह से रेडियली आउटवर्ड होती है, इसकी वजह से रेडियली इनवर्ड होती है। पिछले लेक्चर में पूरा फील करके बताया था, पूरा चार्ज रख के देखा था कि चार्ज इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ये सब कुछ। तो हमने पिछले लेक्चर में डायरेक्शन निकाली कैसे थी? हमने इस चार्ज के पास में एक और पॉजिटिव चार्ज रख के देखा था, फिर वो पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में मूव करा वही हमने डायरेक्शन मानी थी इलेक्ट्रिक फील्ड की, क्योंकि प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स की डायरेक्शन सेम होती है। तो चार्ज किस डायरेक्शन में मूव करेगा, जिस डायरेक्शन पे उस पर फोर्स लगेगी, और जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसी डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहे हैं। तो ये तीनों तो सेम चीज होगी, है ना। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन लिखूं, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन लिखूं तो क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की अगर मैं डेफिनेशन लिखूं तो क्या आएगा, दीज आर इमेजिनरी स्मूथ लाइंस, दीज आर इमेजिनरी, इमेजिनरी होते हैं, असली में ये एग्जिस्ट नहीं करती। असली में एक पॉजिटिव चार्ज के आसपास ऐसा नहीं होगा कि कुछ लाइंस बनती हुई दिख गई। ये सिर्फ एक इमेजिनरी कंसेप्ट है, एक दूसरे को दिखाने के लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जा रही है। आया, दीज आर इमेजिनरी स्मूथ लाइंस। स्मूथ क्यों बोला, क्योंकि एकदम से मोड़ नहीं सकती, अगर इसको मुड़ना भी है ना इलेक्ट्रिक फील्ड को तो ऐसे मुड़ता है, ऐसे नहीं मुड़ता, शार्प टर्न्स नहीं लेते, इसलिए स्मूथ लाइंस बोला। दीज आर इमेजिनरी स्मूथ लाइंस, और क्या आएगा, और क्या आएगा, और क्या आएगा, स्पेस इन स्पेस वेयर अ फ्री पॉजिटिव चार्ज, वेयर अ फ्री पॉजिटिव चार्ज एट, वेयर अ फ्री पॉजिटिव चार्ज एट रेस्ट would move if allowed to
डू सो, इफ अलाउड टू डू सो। क्या है इस डेफिनेशन का मतलब? क्या है इस डेफिनेशन का मतलब? ये इमेजिनरी लाइंस होते हैं और स्मूथ लाइंस होते हैं क्योंकि वो ऐसे ट्रेवल करते हैं स्मूथ पाथ में। जैसे ये है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसके बाद ऐसा नहीं होगा, इसके बाद ऐसा नहीं होगा कि ये कहीं पे ऐसे मुड़ जाए ना, ये ऐसे एकदम से नहीं मुड़ता। अगर इसको मुड़ना भी होगा तो वो ऐसे स्मूथ पाथ में मुड़ता है, ऐसे कर्व से नहीं लेता। आया? इन स्पेस मतलब हमारे आसपास जो भी एरिया है वहीं सब पे इमेजिनरी स्मूथ लाइंस इन स्पेस वेयर अ फ्री पॉजिटिव चार्ज एट रेस्ट। एट रेस्ट ही क्यों? रेस्ट ही क्यों कहा मैंने? क्योंकि हो सकता है अगर किसी चार्ज के पास ऑलरेडी कुछ ना कुछ स्पीड हो तो उस पर फोर्स लगने के बावजूद भी वो कहीं और चला जाए। हो सकता है ना ऐसा? जैसे एक बॉल था मेरे पास, उसको मैंने ऐसे फेंक दिया, अब उसके पे नीचे की तरफ ग्रेविटेशन फोर्स तो लग रही है, बट क्योंकि उसके पास इधर की तरफ वेलोसिटी है तो वो आगे भी जाएगा, है ना? ऐसा ही होगा ना? तो वैसे ही एक चार्ज के पास अगर ऑलरेडी कुछ ना कुछ वेलोसिटी हुई तो हो सकता है कि वो फोर्स की डायरेक्शन में ना जाए, किसी और डायरेक्शन में चला जाए। तो इसी वजह से मैंने चार्ज को रेस्ट पे कहा, चार्ज को रेस्ट पे कहा कि अगर एक चार्ज रखा हुआ है रेस्ट पे तो उस पर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी वो उसी डायरेक्शन में तो मूव करेगा। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई वहां पे, अगर वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, जैसे जैसे ये चार्ज मैंने रख दिया, ठीक है, और अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई जो कि है तो इस पे इधर की तरफ फोर्स लगेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, क्योंकि ये चार्ज पॉजिटिव है, क्योंकि ये चार्ज पॉजिटिव है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगा। ये सब कुछ हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया। तो इसीलिए मैंने रेस्ट कहा, क्योंकि अगर इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी हुई तो कुछ चांसेस हैं कि वो फोर्स की डायरेक्शन में ना जाके किसी और डायरेक्शन में चला जाए। फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन का पता ही नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है वो चार्ज उस डायरेक्शन में जा ही नहीं रहा। पर हमें क्या चाहिए? जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगे और चार्ज उसी डायरेक्शन में जाए, तो उसके लिए चार्ज का रेस्ट पे होना जरूरी है। where a free positive charge at rest would move if allowed to do so। अगर मैंने इस चार्ज को यहाँ पे छोड़ दिया, if allowed to do so मतलब मैंने उसको मूव करने दिया, तो मैंने इसको छोड़ दिया तो इधर की तरफ जाने लग जाएगा। तो मुझे पता चल क्या बोल रहा हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ, तो मुझे पता चल जाएगा कि इस पे इधर की तरफ फोर्स लग रहा है क्योंकि इधर की तरफ मोशन कर रहा है, और जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है प्लस की चार्ज पे वही डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, वही डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की। क्या ये समझ में आ गया? अभी भी बता रहा हूँ, जिसने पिछला लेक्चर नहीं देखा वो एक बार उसको देख लेना, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स 07 बाय फील्ड ऑफ फिजिक्स, ठीक है? तो उसको एक बार देख लेना, इस चीज की और ज्यादा फील आएगी। तब तक छापो इसको, मिटा दें, बताओ मिटा दें? अरे हाँ है ना, अरे हाँ भाई मिटा दो, किसके लिए रुके हो? आ जाओ, तुम लोगों को ना मैं एक फील देता हूँ, ठीक है? एक फील दे जाता हूँ, किस चीज की फील? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की फील। जैसे मैंने कहा ना रेडियली आउटवर्ड, तो इस रेडियली आउटवर्ड का मतलब क्या है वो दिखाता हूँ। मान लो, क्या मान लो, मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है ये, क्या ये दिख रहा है? क्या ये दिख रहा है? मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है ये। अब इससे इलेक्ट्रिक फील्ड हर डायरेक्शन में बाहर आएगी, रेडियली आउटवर्ड। तो कैसे आएगी? कैसे आएगी आओ दिखाते हैं, एकदम दिखाते हैं यार, बना के दिखाता हूँ तुम लोगों को। ये देखो, ये देखो, एक पॉइंट चार्ज है और उसमें से हर डायरेक्शन से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ रही है, हर डायरेक्शन से फील्ड लाइन बाहर आ रही है। अभी भी काम पड़ रहा है, रुको।
क्या फील आई? क्या फील आई? ये एक पॉइंट चार्ज था और उसमें से हर डायरेक्शन में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर आ रही है। दिखा? दिखा? हर डायरेक्शन में से फील्ड लाइन बाहर आ रही है ऐसे। ये पूरा 360 डिग्री एंगल, हर जगह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर आएगी। क्या ये दिख रहा है अच्छे से? है ना? दिख रहा है? ये होता है। तो जब मैं कहता हूँ रेडियली आउटवर्ड, मतलब एक पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड हर डायरेक्शन से बाहर आ रही है, हर डायरेक्शन से, चारों, आठों, 16, कितनी भी दिशा तुम लोग सोच लो, हर जगह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर आ रही है। आ गया? फील आ गई? फील आ गई, है ना? बहुत बढ़िया। और क्या है हमारे पास? और क्या है हमारे पास? अब आती है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कि आखिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमने पढ़ तो लिया क्या होता है, बट इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। अब प्रॉपर्टीज ऑफ, ये मैंने टेढ़ा क्यों लिखा है बताओ? प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जो सबसे पहले वाली प्रॉपर्टी है वो सबसे बेसिक वाली प्रॉपर्टी है। क्या? हमने एक चीज देखी कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आती है और नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर जाती हैं, रेडियली इनवर्स। तो पहली प्रॉपर्टी में क्या लिखूंगा? दिस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज and these originate from positive charge and terminate at नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती हैं और नेगेटिव चार्ज पे खत्म होती हैं। जैसे, अरे कैसे? जैसे मेरे पास ये एक पॉजिटिव चार्ज है और मेरे पास ये एक नेगेटिव चार्ज है, तो इसके हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से शुरू होनी चाहिए, ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव, और टर्मिनेट एट नेगेटिव, और नेगेटिव चार्ज पे खत्म होनी चाहिए। हाँ, तो कैसी फील्ड लाइन बनेगी? पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, आहा, फिर से पॉजिटिव से नेगेटिव। अब इतना सारा मैं क्या ही बनाऊं, तो इसको मैं थोड़ा सा ऐसे दिखा देता हूं कि ये भी आगे जाके कहीं ना कहीं इससे जाके मिलेंगी। आया? इतना आ गया? पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट करती हैं और नेगेटिव पे आके मिलती हैं। अब एक चीज देखना, जब ये पॉजिटिव से नेगेटिव में गई तो क्या ये नेगेटिव से पॉजिटिव में आई? ना, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव से नेगेटिव में ही फील्ड लाइंस गई है, नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं आई। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? बताओ, क्या हुआ इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से नेगेटिव से जाती हैं बट नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं आती। पॉजिटिव से नेगेटिव जाती हैं बट नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं आती। इसका मतलब दे डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप्स। दे डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप्स। क्लोज्ड लूप कैसे बनता? जब पॉजिटिव से नेगेटिव आती और फिर नेगेटिव से पॉजिटिव जाती, पॉजिटिव से नेगेटिव आती और फिर नेगेटिव से पॉजिटिव जाती, बट ऐसा नहीं होता। इसका मतलब ऐसा नहीं होता, तो क्लोज लूप कभी भी नहीं बनेगा। तो अगर कभी तुम्हें दिख गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे बनाई हुई है, तो इसको हम गलत कर देंगे, कि ऐसा नहीं होता। आया? ठीक है। और तीसरा पॉइंट, दे डू नॉट, दे मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दे डू नॉट टर्मिनेट in space, travel till infinity। इसका मतलब क्या है? जैसे मैं एक पॉजिटिव चार्ज ले लूं, तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो दूर जाएंगी, रेडियली आउटवर्ड। तो ये देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूर गई,
है ना, दूर जा रही है। अब तुम लोग कहोगे कि मैंने सिर्फ यहाँ तक का बनाया, इसके बाद क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन खत्म हो जाती है, बंद हो जाती है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंफिनिटी तक ट्रेवल करती है। कैसे? एक पॉइंट चार्ज है और पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कब होगी, जब ये आर इंफिनिटी तक जाएगा, जब ये आर इंफिनिटी तक जाएगा, जब ये आर इंफिनिटी तक जाएगा तब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तब ये सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जीरो हो जाएगी। तो ये इसके बाद खत्म नहीं हो रहे, ये इसके बाद खत्म नहीं हो रही इलेक्ट्रिक फील्ड, बस हमारे पास जगह इतनी होती है तो हम इतना दिखाते हैं, वरना असली में ये सारी की सारी फील्ड लाइंस कहां तक जाती हैं, इंफिनिटी तक। कहां तक जाती हैं, इंफिनिटी तक। हालांकि ऐसा बना के दिखाना नहीं है इंफिनिटी इंफिनिटी इंफिनिटी, इतना ही बना दोगे काम चल जाएगा, बट पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंफिनिटी तक ट्रेवल करती हैं, उससे पहले स्पेस में, मतलब ऐसी कहीं पे भी बंद नहीं हो जाती, खत्म नहीं हो जाती। आ गया इतना, आ गया इतना, छापो इसको, छापो। मिटा दूं? अरे हाँ है ना, मिटा दूं, बहुत बढ़िया। इतना आ गया, इतना आ गया, ठीक है। अब कितने पॉइंट्स कर लिए हमने, एक दो तीन, हाँ तीन, तीन कर लिए। अभी आता है क्या, चौथा पॉइंट। अभी क्या आता है हमारा, चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, हाँ चौथा पॉइंट है हमारा, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज सब्जेक्टिव। द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज सब्जेक्टिव। क्या है इसका मतलब, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। क्या है इसका मतलब, इसका मतलब ये है, सब्जेक्टिव का मतलब ये है कि हर किसी के हिसाब से किसी चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाएगा वो अलग अलग बनाएगा। मतलब अगर मैं दो लोगों को किसी क्यू चार्ज की बना, मतलब क्यू चार्ज दे दूं, ठीक है, और उनको बोलूं कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाओ, तो हर कोई अलग नंबर बनाएगा, कोई 10 बनाएगा, कोई 12 बनाएगा, कोई 2 बनाएगा, कोई 4 बनाएगा, जैसे। तो क्योंकि वो सब अलग अलग बना रहे हैं तो मैंने इसको सब्जेक्टिव बोल दिया, मैंने इसको सब्जेक्टिव बोल दिया। मतलब क्या है भाई, फील दिलाओ यार, जब चैनल का नाम है फील ऑफ फिजिक्स, देखो अब बेईमानी नहीं करनी, फील तो दिलानी पड़ेगी। तो आओ तुम लोगों को फील दिलाता हूँ, आओ तुम लोगों को फील दिलाता हूँ। याद है इसी चैप्टर के सेकंड लेक्चर में हमने एक दोस्त बनाया था राजू, तो आओ उसी की हेल्प लेते हैं, राजू की हेल्प लेते हैं। तो राजू को बुलाया जाए, राजू हाजिर हो, तो राजू हाजिर हो गए, पर हमें एक और इंसान चाहिए था। तो मैंने राजू को बोल दिया कि यार अपने दोस्त वगैरह को भी देख लो यार, कोई दोस्त वगैरह हो तुम लोगों का तो लेके आ जाओ। तो राजू अपने एक दोस्त को लेके आया जिसका नाम क्या था, अरे राजू के दोस्त का नाम है बाबू भैया। क्या है राजू के दोस्त का नाम, बाबू भैया। अरे वाह, ठीक है। तो अब होगी यहाँ पे हेरा फेरी। किसकी हेरा फेरी, चार्ज की हेरा फेरी। तो राजू और बाबू भैया आ गए हमारी हेल्प करने के लिए, ठीक है। अब मैंने क्या करा, मैंने राजू और बाबू भैया को दोनों को ही क्या दिया, एक प्लस क्यू चार्ज दे दिया। क्या दे दिया, एक प्लस क्यू चार्ज दे दिया। मैंने इन दोनों को एक प्लस क्यू चार्ज दे दिया, बहुत बढ़िया। और मैंने इन दोनों को कहा कि इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाओ, ठीक है। अब राजू ना एकदम आलसी टाइप का इंसान, मैंने इसको कहा कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाओ, तो उसने क्या सोचा कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो बाहर की तरफ होती है, तो मैं इतनी मेहनत क्यों करूं, मैं दो फील्ड लाइंस बना देता हूं। तो राजू ने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ नाम के लिए फॉर्मेलिटी के लिए दो फील्ड लाइंस बना दी, बताओ।
क्या ही कहूँ मैं राजू को। अब बना दी, बट मैं इसको गलत भी नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि दूर जा रही है, दूर जा रही है, यही तो चाहिए था मुझे। पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर जाती है, तो अब मैं इसको कुछ बोल भी नहीं सकता हूँ, ठीक है। और अगर कुछ बोल दिया और ये बुरा मान गया बेचारा, तो ये चला जाएगा और मैं पढ़ा भी नहीं पाऊंगा, ठीक है। तो मैंने इसको कहा भाई ठीक है यार, तूने अच्छे से बनाया, ऐसे तारीफ कर दी इसकी। अब फिर मैंने सेम चीज़ बाबू भैया को बोली। अब ये बेचारे थोड़े से भोले इंसान, अब राजू पे थोड़ा सा गुस्सा आता है कि ये राजू तूने मुझे वापस से काम पे लगा दिया। पर फिर भी इन्होंने क्या किया, इन्होंने 4 फील्ड लाइंस बनाई। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसी की 4 फील्ड लाइंस बनाई। अब क्या ये दोनों सही है? हाँ, ये दोनों सही है। दोनों ने जो फील्ड लाइंस बनाई है वो पॉजिटिव चार्ज से दूर जाती हुई बनाई है। मैं इन दोनों में से किसी को गलत नहीं बोल सकता। पर इसने सिर्फ 2 फील्ड लाइंस बनाई और इसने सिर्फ नहीं, इसने 4 फील्ड लाइंस बनाई। सिर्फ नहीं, इसने सिर्फ 2 फील्ड लाइंस बनाई और इसने 4 फील्ड लाइंस बनाई। बट दोनों अपनी अपनी जगह सही है, दोनों अपनी जगह सही है, साथ में सही नहीं है, दोनों अपनी जगह सही है। तो इसी वजह से मैंने क्या कहा कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज सब्जेक्टिव। अभी बहुत बढ़िया फील्ड दे रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया फील्ड देने वाला हूँ। क्या? बहुत ही बढ़िया फील्ड, फील्ड नहीं फील्ड, हाँ आ लीजिए। हाँ, मैंने क्या कहा कि अगर इसकी वजह से राजू ने बनाई 2 फील्ड लाइंस और इसने बनाई 4 फील्ड लाइंस, अब मैं राजू और बाबू भैया को दोनों को साथ में खड़ा कर देता हूँ। अब ये दोनों अलग अलग कमरे में हैं। राजू को नहीं पता कि बाबू भैया ने कितनी फील्ड लाइंस बनाई है और वैसे ही बाबू भैया को नहीं पता कि राजू ने कितनी बनाई है। अब ये दोनों अलग अलग कमरे में हैं, सब्जेक्टिव। अभी मैं इन दोनों को साथ में लेके खड़ा कर रहा हूँ कि आओ तुम लोग सामने आ जाओ, एक दूसरे के सामने आ जाओ, एक दूसरे के। तो ये दोनों यहाँ आ गए सामने। क्या ये चीज दिख रही है, दिखेगी कि यहाँ पे अगर मैं कोई चीज बनाऊं तो वो दिखेगी? देख लेते हैं बना के। मैंने राजू को कहा कि तू अपना पॉजिटिव चार्ज लेके आ, राजू लेके आ गया। मैंने बाबू भैया को बोला कि तू भी अपना पॉजिटिव चार्ज लेके आ जाओ, ये भी लेके आ गया। क्या ये चीज दिख रही है? अरे वाह, बहुत बढ़िया से दिख रही है। तो ये दोनों अपना पॉजिटिव चार्ज लेके आए। ये किसका चार्ज है पॉजिटिव वाला? ये है राजू का। और ये किसका है? ये है बाबू भैया का। बहुत बढ़िया। अब जब ये दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हैं तो ये क्या देखेंगे कि बाबू भैया ने 4 फील्ड लाइंस बनाई हुई है और राजू ने सिर्फ 2 बनाई हुई है। तो इनका थोड़ा सा दिमाग घुमा कि ऐसे कैसे? 4 सेम है बट दोनों ने फील्ड लाइंस अलग अलग बना दी, अब हम क्या करें? तो इन्होंने सोचा कि जब हम दोनों साथ में खड़े हैं और हम सेम चार्ज के लिए फील्ड लाइंस बना रहे हैं, हम दोनों, ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से, हम दोनों साथ में खड़े हैं और हम दोनों सेम चार्ज के लिए फील्ड लाइंस बना रहे हैं। हम दोनों साथ में खड़े हैं और हम दोनों सेम चार्ज के लिए फील्ड लाइंस बना रहे हैं। तो जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हम बनाएंगे वो भी हम सेम बनाएंगे। अलग अलग में तो हमें नहीं पता था कि किसने कितनी बनाई, तो हमने कितने भी बना लिए। इसको नहीं पता था कि इसने कितने बनाए और इसको नहीं पता था कि इसने कितने बनाए, तो इन्होंने अपनी अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी बना दिया। इसने 2 बनाए, इसने 4 बनाए। बट क्योंकि अभी दोनों साथ में खड़े हैं, एक दूसरे के सामने खड़े हैं, तो अब इनको सेम नंबर की बनानी पड़ेगी। तो मान लेते हैं दोनों ने 4-4 बना दी। बना दी। अब आया कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जब तक ये दोनों अलग अलग थे तब ये कितने भी बनाए और ये कितने भी बनाए कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। बट जब ये दोनों साथ में आ गए तब क्योंकि ये दोनों सेम चार्ज है तो दोनों को सेम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बनानी पड़ेगी। फील आ गई, हाँ या ना? अरे हाँ या ना, बोलो भाई। अरे बोल रहे हैं, आप सुन नहीं रहे हो? बताओ, हम तो कब से चिल्लाए जा रहे हैं। इतना आया, हाँ या नहीं? हाँ या ना? इसका मतलब कुछ आ रहा है दिमाग में कि जब तक हम अलग अलग हैं तो ये जितने भी बनाए और ये जितने भी बनाए हमें फर्क नहीं पड़ता। बट जब ये साथ में आ गए तो सेम चार्ज के लिए सेम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बनेगी। आया? अरे हाँ या ना? ठीक है। इसका मतलब मैं एक पॉइंट लिख सकता हूं, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस रिलेटेड टू अ चार्ज, कि किसी एक चार्ज से रिलेटेड, किसी एक चार्ज से एसोसिएटेड कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होगी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
is directly proportional to magnitude of charge, is directly proportional to magnitude of charge। ये क्या, ये दोनों बातें तो अलग अलग दिख रही है। ये क्या हो गया भाई, क्या मेरी मार्कर को कुछ हो गया? वेट, लेट मी चेक, क्या ये काम चला हुआ है? बिल्कुल, ये काम चलाऊ तो है, ये काम चलाऊ है। अब ये दोनों बातें तो अलग अलग दिख रही हैं। पहले बोला कि फर्क नहीं पड़ता कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बनाई है, और उसके बाद बोल रहे हो कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। अरे भाई क्या बोल रहे हो? ये जो ऊपर वाली लाइन है वो तब है जब ये दोनों अलग अलग हैं। जब ये दोनों अलग अलग हैं तो ये प्लस क्यू के लिए कितने भी बनाए और ये प्लस क्यू के लिए कितने भी बनाए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। बट जब ये दोनों साथ में आ गए, जब ये दोनों साथ में आ गए, तब दोनों को सेम चार्ज के लिए सेम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बनानी पड़ेगी। इतना आया, इतना आया। हाँ, और जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बनेगी। जैसे अगर ये प्लस क्यू की जगह, अगर ये प्लस क्यू की जगह, अगर ये प्लस क्यू की जगह प्लस टू क्यू हो जाए, अगर ये प्लस क्यू की जगह प्लस टू क्यू हो जाए और ये चार्जेस दोनों साथ में रखे हुए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, इतना तो दिमाग में आएगा ना कि अगर प्लस क्यू की वजह से 4 फील्ड लाइंस है तो प्लस टू क्यू की वजह से 8 फील्ड लाइंस होनी चाहिए। अरे इतना तो आएगा दिमाग में किसी के भी कि अगर प्लस क्यू की वजह से 4 फील्ड लाइंस है तो प्लस टू क्यू की वजह से कितनी फील्ड लाइंस होनी चाहिए? 8 फील्ड लाइंस। इतना आया कि नहीं? इतना आया कि नहीं? हाँ या ना? इतना आया कि नहीं? जैसे एक लास्ट फिर से फील दिला देता हूं। अगर मैं राजू को ही अभी फिर से मैंने क्या किया, राजू और बाबू भैया को अलग अलग कमरों में बंद कर दिया। राजू के पास ये ऑलरेडी था और बाबू भैया के पास ये ऑलरेडी था। अभी मैंने इन दोनों को एक और चार्ज दे दिया, एक और चार्ज दे दिया। कौन सा? प्लस टू क्यू। मैंने राजू को कहा कि इसकी फील्ड लाइन बना, तो राजू ने पता क्या देखा? अब राजू के पास ये भी है और ये भी है, मतलब दो चार्ज साथ में रखे हुए हैं। दो चार्ज अलग अलग नहीं है, साथ में रखे हुए हैं। ये दोनों अलग हैं बट ये दोनों तो साथ में है। ये दोनों अलग हैं बट ये दोनों तो साथ में है। तो जब साथ में है ये वाली चीज आती है, जब दोनों साथ में होते हैं दो चार्जेस, तो ये वाली चीज आती है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एसोसिएटेड विद अ चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। हाँ, बहुत बढ़िया। तो राजू ने एक चीज देखी कि अगर प्लस क्यू की वजह से मैंने दो फील्ड लाइंस बनाई है तो प्लस टू क्यू की वजह से मुझे 4 फील्ड लाइंस बनानी है। हाँ, तो इसने 4 फील्ड लाइंस बना दी। तो इसने यहाँ पे 4 फील्ड लाइंस बना दी। अब बाबू भैया ने क्या देखा कि अगर मैंने प्लस क्यू की वजह से 4 फील्ड लाइंस बनाई है तो प्लस टू क्यू की वजह से 8 फील्ड लाइंस बनानी होगी। अरे बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। अब आई फील आ गई, हाँ है ना? क्या कह रहा हूं मैं, एक और बार सुनो क्या कह रहा हूं। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज सब्जेक्टिव। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं दो चार्जेस को अलग अलग रख दूं और दोनों सेम चार्जेस हैं तो इट इज वेरी पॉसिबल कि कोई इंसान राजू उसके लिए कुछ और फील्ड लाइंस बनाए नंबर, और बाबू भैया कुछ अलग नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बनाए। जैसे इसने 2 बनाई और इसने 4 बनाई। क्यों? क्योंकि ये दोनों अलग अलग थे। जब मैंने दोनों को साथ में बिठाया तो उन्होंने देखा कि अगर चार्ज सेम है तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस भी तो सेम होनी चाहिए। तो दोनों एग्री कर गए कि हाँ भाई हम इतनी फील्ड लाइंस बनाएंगे, सेम बनाएंगे। इतना आया। कब? जब इन दोनों को मैंने साथ में बिठाया। तो जब तक ये दोनों अलग अलग थे तब तक उनकी अपनी मर्जी थी कि यार तुम किसी एक चार्ज के लिए कितने भी फील्ड लाइंस बनाओ। बट जब दो चार्जेस साथ में आ गए तो मुझे ये चीज देखनी पड़ेगी कि जितना मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उतनी ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बनेगी। अब आया, जैसे जब राजू और बाबू भैया दोनों का प्लस क्यू चार्ज अलग अलग था तो इसने 2 बनाए, इसने 4 बनाए। अब मैंने राजू को ही एक प्लस टू क्यू दे दिया। अब ये दोनों चार्जेस साथ में आ गए, साथ में है, तो राजू ने इसके लिए 2 बनाए और अब देखा कि अगर चार्ज डबल हो रहा है, अगर चार्ज प्लस क्यू से प्लस टू क्यू हो रहा है तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस भी डबल होंगी, तो 2 का 4 कर दिया। और वैसे ही बाबू भैया ने क्या देखा कि अगर ये प्लस क्यू है और ये प्लस टू क्यू है, अगर चार्ज डबल हो रहा है तो फील्ड लाइंस भी डबल होगी, तो 4 का 8 कर दिया। फील आ गई, हाँ है ना? फील आ गई।
बहुत बढ़िया, छापो इसको। मिटा दूं? अरे मिटा दूं, है ना? बहुत बढ़िया, 5 तक हमारी प्रॉपर्टीज हो गई, 5 प्रॉपर्टीज हमारी हो गई। अब इसके बाद कौन सा पॉइंट आता है, क्या पॉइंट आता है, क्या पॉइंट आता है? 6th पॉइंट है ना? 6th पॉइंट हमारे पास क्या आता है? द डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस, द डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस इज ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब सबके लिए ये सेम होगी। जैसे किसी एक चार्ज की वजह से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी वो सबके लिए अलग अलग है, बट जो डेंसिटी होगी ना वो सबके लिए सेम होगी। कैसे? जैसे मैंने एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया और मैंने उससे रिलेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना दी। अब मेरा क्या मन था कि मैं इसकी 8 फील्ड लाइंस बनाऊं, तो मैंने 8 फील्ड लाइंस बना दी। अब अगर मैं पूछूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सबसे ज्यादा पास पास कब है, तो तुम लोग कहोगे कि चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सबसे ज्यादा पास पास है। ये देखो पास पास है। और अगर मैं तुम लोग से पूछूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर कब है, तो तुम लोग कहोगे कि जितना मैं दूर जाता जाऊंगा तब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से ज्यादा दूर है। इसका मतलब पास में जो इसकी डेंसिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की वो ज्यादा है, और यहां पे दूर जाके जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेंसिटी है वो कम है। तो ये तो कोई भी बता देगा ना, सभी के लिए यहां पे डेंसिटी ज्यादा होगी और यहां पे डेंसिटी कम होगी। तो इसी वजह से मैंने क्या कहा, द डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस इज ऑब्जेक्टिव। द डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस इज ऑब्जेक्टिव। सभी के लिए यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा होगी और यहाँ पे डेंसिटी कम होगी। हाँ, बहुत बढ़िया। अब ये नीला मार्कर, कुछ लोग कहोगे कि मेरा ऐसे खिचड़ी मचा दे, नीला मार्कर यूज करो, तो मैं नीला मार्कर इसलिए यूज नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि इसकी इंक हो गई है खत्म और मुझसे ये खुल नहीं रहा। तो बहुत प्रयासों के बाद भी ये मुझसे नहीं खुला, जिस वजह से अगला लेक्चर, अगला नहीं मतलब अभी जितना लेक्चर बचा है वो हम सिर्फ इसी से पढ़ेंगे। तो उसके लिए मुझे खेद है। और क्या है, और क्या है, और क्या है, इसी में मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा। द डेंसिटी ऑफ फील्ड, द डेंसिटी ऑफ फील्ड, डेंसिटी ऑफ फील्ड मतलब डेंसिटी ऑफ फील्ड से मैं कहना क्या चाह रहा हूं, अगर मैं कहूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ज्यादा है, इसका मतलब क्या है कि फील्ड लाइंस पास पास है। और अगर मैं कहूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी कम है, तो इसका मतलब फील्ड लाइंस दूर दूर है। हाँ, तो डेंसिटी है क्या? डेंसिटी है रिलेटिव क्लोजनेस। कि फील्ड लाइंस कितना पास पास है। द डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस gave us idea of magnitude of field, gave us idea of magnitude of field मतलब जिस रीजन में फील्ड लाइंस पास पास होंगी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी, और जिस रीजन में फील्ड लाइंस दूर दूर होंगी मतलब डेंसिटी कम होगी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कम होगी। जैसे ठीक है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है जो कि ऐसे मुड़ के आई, ये तीसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये भी ऐसे आई। इतना आया, इतना आया।
ठीक है, अब तुम लोग खुद यहाँ पे देख के बता सकते हो कि फील्ड लाइन कहाँ ज्यादा होगी कहाँ कम होगी। ऑब्वियसली बात है यहाँ पे कम होगी। अगर मैं इस रीजन को बी बोलूं, इस रीजन को मैं ए बोलूं और इस रीजन को मैं सी बोलूं, तो एक चीज देखो, ए और सी लगभग लगभग सेम है। ए और सी लगभग लगभग सेम है। यहाँ पे भी 3 फील्ड लाइन है, यहाँ पे भी 3 फील्ड लाइन है और तीनों पास पास है, तीनों पास पास है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी ए पे है उतनी ही सी पे है, दोनों लगभग बराबर है। पर बी वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम है क्योंकि ये फील्ड लाइन देखो दूर दूर है, दूर दूर है। तो यहाँ पे मैं एक चीज लिख सकता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी और इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे फील्ड लाइन ज्यादा है, यहाँ पे फील्ड लाइन पास पास है, इनकी डेंसिटी ज्यादा है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी ज्यादा है। यहाँ पे फील्ड लाइन दूर दूर है, मतलब इनकी डेंसिटी कम है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कम है। वैसे ही मैं ये भी लिख सकता हूँ, हाँ सेम रीजन, सेम रीजन। यहाँ पे फील्ड लाइन पास पास है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी, यहाँ पे दूर दूर है तो इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी। आया आगे ये चीज? ठीक है, छापो इसको। अरे छापो, छाप लिया, बहुत बढ़िया। अगला कौन सा पॉइंट आता है, कितने कर लिए? 5th 6th 7th, थर्ड फॉर अ रीजन। 7th पॉइंट हमारे पास क्या है? द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस the electric field lines are symmetrical, are symmetrical with line joining between them। मतलब क्या कहना चाह रहे हो? जैसे 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 अगर मैं कहूं कि मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है या दूसरा भी कोई भी हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, कुछ भी, मैंने ये एग्जांपल लिया सिर्फ। तो इन दोनों को अगर मैं लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन चार्जेस बनाऊं तो वो यही होती है, यही तो वो लाइन है जो कि इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन कर रही है। हाँ, तो जैसी फील्ड लाइंस इस लाइन के ऊपर होंगी वैसी ही फील्ड लाइंस इसके नीचे होंगी, एकदम मिरर इमेज। जैसे एक फील्ड लाइन इसके ऊपर ऐसे है, एक बार मैं ऊपर वाला बना लेता हूं फिर मैं नीचे वाला बनाऊंगा, ठीक है। अगर इस लाइन ज्वाइनिंग के ऊपर ऐसी फील्ड लाइंस है तो इसके नीचे भी ऐसी होंगी, एकदम सिमेट्रिकल। सेम, समझ में आया कि ये पॉइंट क्या कह रहा है? हाँ, तो जैसी फील्ड लाइन ऊपर वैसी फील्ड लाइन नीचे। आया? अरे आ गया, है ना। और 8 पॉइंट हमारे पास कौन सा है? 8 पॉइंट कौन सा है? ये हो गया, सिमेट्रिकल वाले भी बता दिया। और हमारे पास कौन सा पॉइंट है? हाँ, द फील्ड लाइंस, the field lines are perpendicular with the surface, perpendicular with the surface of the charge। मतलब इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे पास चार्ज है पॉजिटिव और मेरे पास एक चार्ज है नेगेटिव, इस पॉजिटिव, ये दोनों अलग अलग रखे हैं, ठीक है, इन दोनों को ऐसा मत मानना, ये दोनों ऐसे नहीं है, ठीक है, ये दोनों अलग अलग रखे हैं दूर। तो इस पॉजिटिव की वजह से जो फील्ड लाइन होगी वो ऐसी होंगी, दूर जाती हुई। अब एक चीज देखना है, जो फील्ड लाइन है वो यहाँ पे परपेंडिकुलर है, इस चार्ज के परपेंडिकुलर है। अगर मैं ऐसे बनाऊं तो ये भी इसके परपेंडिकुलर है, ऐसे बनाऊं ये भी इसके परपेंडिकुलर है, ऐसे बनाऊं ये भी इसके परपेंडिकुलर है। मतलब फील्ड लाइंस चार्ज के हमेशा परपेंडिकुलर रहेंगी, चार्ज के हमेशा परपेंडिकुलर रहेंगी।
ये देखो परपेंडिकुलर 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 परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर और ये भी परपेंडिकुलर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और चार्ज का सरफेस, चार्ज का सरफेस, चार्ज का सरफेस, ये देखो ये चार्ज का सरफेस है ना, ये चार्ज का सरफेस है ना, तो फील्ड लाइंस और सरफेस ऑफ चार्ज, सरफेस ऑफ चार्ज हमेशा परपेंडिकुलर रहेंगे। छोटी छोटी दो प्रॉपर्टीज आ गया, ठीक है। छापो इसको, छाप लिया, छाप लिया, देखो छाप लिया, बहुत बढ़िया। अगली नाइन्थ प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है, अगली नाइन्थ प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है कि द टेंजेंट drawn at the tangent drawn at any point of field line, the tangent drawn at any point of field line gives the डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एग्जाम में अगर लिखोगे बोर्ड एग्जाम्स में तो इसको पूरा लिखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे लिखते हैं ऐसे मत लिख देना, ठीक है। गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। मतलब क्या हुआ इसका समझ में आया। इन्होंने कहा कि अगर हमारे पास कोई फील्ड लाइन है, कोई भी फील्ड लाइन है, मान लो ऐसे फील्ड लाइन दी हुई है, तो उन्होंने कहा कि अगर मुझे किसी भी पॉइंट पे उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन निकालनी है, जैसे इस पॉइंट पे मुझे डायरेक्शन निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की, और ये फील्ड लाइन ऐसे ऐसे ट्रेवल कर रही है, तो मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट के अराउंड मैं एक टेंजेंट खींच लूंगा। टेंजेंट, टेंजेंट यही होता है। तो इस टेंजेंट की जो डायरेक्शन होगी, इस टेंजेंट की जो डायरेक्शन होगी, वही डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो फिर से टेंजेंट खींचूंगा, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो फिर से टेंजेंट, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। इस पॉइंट पे तो फिर से एक टेंजेंट, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। समझ में आया। तो जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए उस पॉइंट पे एक टेंजेंट खींचो, और जो टेंजेंट की डायरेक्शन होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। अगला क्या है, two electric field lines can never intersect each other. Two electric field lines can never intersect each other. बहुत बढ़िया। जैसे अगर मैं मानूं कि एक फील्ड लाइन ऐसे है और एक फील्ड लाइन ऐसे है, तो इस पॉइंट पे देखना, इस पॉइंट पे ये ऐसे जा रही थी और ये ऐसे जा रही थी, ठीक है। इस पॉइंट पे देखना, अगर मैं टेंजेंट खींचूं तो एक डायरेक्शन ये निकल के आती है, और इसी पॉइंट पे अगर मैं दूसरा टेंजेंट खींचूं इसके हिसाब से तो ऐसी डायरेक्शन आ जाती है। मतलब एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो दो डायरेक्शन, ये कैसे हो सकता है, किसी भी चीज की एक डायरेक्शन होगी ना, ऐसा तो होगा नहीं कि दो दो डायरेक्शन है। यही होता है ना, किसी भी चीज की एक डायरेक्शन होती है, दो दो डायरेक्शन नहीं होती। तो ये चीज तो गलत होगी। क्यों गलत हुई, क्योंकि एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो दो डायरेक्शन आ रही थी। तो अगर कोई रीजन पूछेगा व्हाई टू फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, तो इसका रीजन क्या आ जाएगा, बिकॉज इफ दे डू सो, कि अगर उन्होंने इंटरसेक्ट एक दूसरे को कर दिया, अगर ऐसा उन्होंने कर दिया, देन at the point of intersection there will be at the point of intersection there will be two direction of electric field
टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, टू डायरेक्शन, अरे भाई आगे भी तो बढ़ना है टू डायरेक्शन से, कितनी बारी बता दिया टू डायरेक्शन, अभी बता रहे अभी बता रहे देयर विल बी टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट which is not possible। तो रीजन क्या दिया कि अगर उन्होंने एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दिया, इफ दे डू सो देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये है ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहां पे इंटरसेक्ट करा, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो दो डायरेक्शन हो जाएगी, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो दो डायरेक्शन हो जाएगी, देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट व्हिच इज नॉट पॉसिबल। ये चीज पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक पॉइंट पे किसी एक वेक्टर की सिर्फ एक ही डायरेक्शन हो सकती है, दो दो बिल्कुल भी नहीं। आया, यहाँ पे सिर्फ एक ही डायरेक्शन होनी चाहिए, इतना आया, इतना आया। तो अब एक शेर याद आ रहा है मुझे, ऐसे बैठे बैठे कुछ शेर याद आया मुझे। किसका शेर है, किसका शेर है बताओ? महान शायर श्री 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 रितेश मेहता का शेर। तो क्या है वो शेर? तो वो शेर कुछ ऐसा है, हाँ इरशाद बोलो, इरशाद इरशाद इरशाद, हाँ। तो वो शेर कुछ ऐसा है कि ना उसे हमसे प्यार, ना हमारे प्यार की कदर, आहा, एकदम भाई साहब दिल को छूने वाला, आहा। ना उसे हमसे प्यार, ना हमारे प्यार की कदर, ओह सुनना है ना, ध्यान से सुनना है, एकदम एकदम ध्यान से। ना उसे हमसे प्यार, ना हमारे प्यार की कदर, याद रखना भाइयों, टू फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, एकदम भाई कंसेप्ट वाली शायरी, टू फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो कैसे याद रखेंगे? ना उसे हमसे प्यार, ना हमारे प्यार की कदर, टू फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। आ गया, फिर आ गई, फिर आ गई, ठीक है। तो मिटा दूं इसको? अरे है ना, मिटा दूं, बहुत बढ़िया। अब अगर इसी कंसेप्ट को मैं थोड़ा सा आगे लेके जाऊं, टू पैरेलल लाइंस कह रहा हूं, टू फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, अगर मैं इसी कंसेप्ट को थोड़ा सा आगे लेके जाऊं तो क्या होगा? क्या होगा? मान लेते हैं मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और मान लेते हैं मेरे पास एक और पॉजिटिव चार्ज है, आहा। अब एक चीज देखना, अब एक चीज देखना, ये दोनों सेम चार्जेस हैं, ठीक है। अगर ये भी प्लस क्यू है तो ये भी प्लस क्यू है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड जानी चाहिए थी, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रेडियली आउटवर्ड जानी चाहिए थी। तो एक फील्ड लाइन की डायरेक्शन ऐसे होनी चाहिए थी कि नहीं? हाँ है ना, ऐसे होनी चाहिए थी कि नहीं? रेडियली आउटवर्ड का मतलब ये है ना कि हर डायरेक्शन में जाना है, तो एक डायरेक्शन ये भी है, हाँ। वैसे इसकी वजह से भी एक फील्ड लाइन ऐसे जानी चाहिए थी, हाँ। और नीचे की तरफ भी अगर मैं देखूं तो एक फील्ड लाइन ऐसे जानी चाहिए थी इसकी वजह से, और इसकी वजह से एक फील्ड लाइन ऐसे जानी चाहिए थी। बट अगर ये ऐसे चले गए तो ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर देंगे, और टू फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ऐसा तो होता ही नहीं है। तो अब क्या होगा? अब एक चीज देखना, यहाँ पे फील्ड लाइन जब इसके पास आएंगी ऐसे, तो फील्ड लाइन इस पाथ से नहीं जाएंगी, फील्ड लाइन इस पाथ से नहीं जाएंगी, इस डॉटेड पाथ से नहीं जाएंगी। कैसे जाएंगी? ऐसे जाएंगी। देखो इंटरसेक्ट नहीं करी, इंटरसेक्ट बिल्कुल भी नहीं करी। दिखा? अरे है ना, दिखा? अब यहाँ पे एक चीज देखना, इसको ऐसे जाना चाहिए था, इसको ऐसे जाना चाहिए था, बट अगर ये दोनों ऐसे डॉटेड पाथ पे चलते तो ये इंटरसेक्ट कर जाते, जो कि नहीं हो सकता। तो ये डॉटेड पाथ पे ना चले, ये ऐसे गए, आया। वैसे ये डॉटेड पाथ पे ना गए और ये ऐसे गए, इससे थोड़ा सा दूर हो गए ताकि ये इंटरसेक्ट ना करें। अब एक चीज देखना
कि ऐसा दिख रहा है, इसको देखने पे ही लग रहा है कि ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को रिपल कर रहे होंगे। अब एक बात बताना, अगर मैं यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज बताऊँ और एक नेगेटिव चार्ज बनाऊँ, इसकी फिर लाइन कैसे होगी? पॉजिटिव से नेगेटिव ऐसे जाएगी कि नहीं? हाँ है ना? ऐसे जाएगी कि नहीं? अरे हाँ है ना? हाँ। अब इन दोनों को देख के बताओ, ये देखना, ये लाइक चार्जेस हैं, ये अनलाइक चार्जेस हैं। ये लाइक चार्जेस हैं, ये अनलाइक चार्जेस हैं। अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपल करते हैं। क्या इसको देख के ही नहीं लग रहा? क्या इसकी शक्ल पे नहीं लिखा हुआ कि ये दोनों एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं? एक चीज खुद देखो, इसके फिगर ही ऐसी है, इसको देख के ऐसा लग रहा है कि ये दोनों एक दूसरे को रिपल कर रहे होंगे, और इसको देख के लग रहा है कि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। दिख रहा है? हाँ है ना? दिख रहा है? हाँ। अब एक चीज देखना, ये फील्ड लाइन जब ऐसे डॉटेड पाथ पे जानी चाहिए थी, इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से थोड़ा सा पीछे हो गई, रिपेल हो गई, इसकी वजह से दूर हो गई। देखना, ये ऐसे जानी चाहिए थी, बट इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से थोड़ा सा ऐसे हो गई, ऐसे हो गई। और वैसे ये किसी और पाथ पे जानी चाहिए थी, जैसे ये वाली फील्ड लाइन है वो ऐसे जानी चाहिए थी, ये वाली फील्ड लाइन, ठीक है, बट वो ऐसे नहीं गई। कैसे गई? इस नेगेटिव चार्ज की तरफ गई। मतलब पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन दूर होती है और नेगेटिव चार्ज के पास आती है फील्ड लाइन। तो अगर कोई फील्ड लाइन जा रही है और उसको पॉजिटिव चार्ज दिख गया, फील्ड लाइन कोई जा रही है और उसको पॉजिटिव चार्ज दिख गया, तो उससे दूर हो जाएगी। और वैसे ही अगर कोई फील्ड लाइन जा रही है, कोई फील्ड लाइन जा रही है और उसको नेगेटिव चार्ज दिख गया, तो वो उसके पास आ जाएगी। इसका मतलब फील्ड लाइंस गेट रिपल्ड बाय पॉजिटिव चार्ज एंड गेट अट्रैक्टेड विद नेगेटिव चार्ज। फील्ड लाइंस कहाँ लिख लेता हूँ? कितने पॉइंट्स हो गए थे? 9, 10, कितने हुए थे? शायद से 9 हो गए थे। मैं 10वां पॉइंट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, फिर भी कैलकुलेशन एक बार देख लेना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस get repelled by positive charge and get attracted by नेगेटिव चार्ज। इतना आया? इतना आया। तो अगर कोई फील्ड लाइन जा रही है और उसको सामने पॉजिटिव चार्ज दिख गया, तो अपना रास्ता थोड़ा सा बदल देगी, उससे दूर हो जाएगी। और अगर कोई फील्ड लाइन जा रही है और उसको नेगेटिव चार्ज दिख गया, तो वो उसके थोड़ा सा पास आ जाएगी। पास आओ, पास आओ, पास आओ ना। दिख रहा है? अरे है ना? इतना अच्छे से नहीं दिख रहा। क्या नहीं दिख रहा? ये नहीं दिख रहा अच्छे से। तो इसको मैं कहाँ बना दूँ? यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है। फील्ड लाइन ऐसे आ रही है और एक नेगेटिव चार्ज आ गया, तो फील्ड लाइन थोड़ा सा इसके पास आ जाएगी। गेट अट्रैक्टेड बाय नेगेटिव चार्ज। तो इसको इसके साथ बना देना, ठीक है, और इसको इसके साथ बना देना। आया? आ गया? फील्ड आई है ना? मिटा दूँ इसको? मिटा दूँ? हाँ। 10वां पॉइंट। अब याद रखना 10 पॉइंट हो चुके हैं, 11वां पॉइंट लिखना है। कितने पॉइंट है सर जी? अरे अभी तो पढ़ते जाओ बस। अब मैं तुम लोगों का एक लॉजिकल टेस्ट लेता हूँ, ठीक है, देखते हैं किसमें कितना लॉजिक है। तो 10 पॉइंट हो चुके थे, 10 पॉइंट हो चुके थे। अभी हम आते हैं अपने 11वें पॉइंट पर। मैं 2 टाइप की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना रहा हूँ, ठीक है, और फिर उसके बाद मैं जो सवाल पूछूं तुम लोगों को उसका जवाब देना है। तो पहली टाइप की कौन सी है? ऐसी, ठीक है, ये है पहली टाइप की। दूसरी टाइप की क्या है? ऐसी। अब तुम लोग बताओ, इसको देख के बताओ, इन दोनों को देख के बताओ कि इन दोनों में से कौन सी, ये है ए और ये है बी।
इन दोनों में से कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यूनिफॉर्म है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम हो, टाइम के साथ या डिस्टेंस के साथ चेंज ना हो रही हो, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इन दोनों में से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी है? अब आ गया होगा सभी का जवाब, ये वाला, ये वाला है ना। ये वाला ही क्यों? ये वाला ही क्यों? क्योंकि मैंने खुद कहा था कि अगर फील्ड लाइंस पास पास होंगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ेगी, और अगर दूर दूर होंगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी। मतलब अगर मैं इस पॉइंट को ए बोलूं और इस पॉइंट को बी बोलूं, तो तुम लोग खुद बता सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बी पे ज्यादा है और ए पे कम है ना। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बी पे ज्यादा है और ए पे कम है, इसका मतलब फील्ड आगे जाते जाते बढ़ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आगे जाते जाते बढ़ रही है। इसका मतलब ये जो फील्ड लाइन है वो कैसी है? नॉन यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। और वैसे ही ये यहाँ पे मैं कहूँ कि एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, यह है पॉइंट ए और यह पॉइंट बी, दोनों में से फील्ड लाइन मतलब दोनों में से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों जगह बराबर है। क्योंकि यहाँ पे भी देखना ये इतना ही दूर है, यहाँ पे भी इतना ही दूर है, यहाँ पे भी ये इतना ही दूर है और यहाँ पे भी ये इतना ही दूर है। इसका मतलब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जितनी ए पे है उतनी ही बी पे है, और इसको मैं क्या बोलूंगा? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चीज देखना, ये सारे के सारे लाइंस पैरेलल हैं, ये सारे के सारे लाइंस पैरेलल हैं, और सारी की सारी जो लाइंस हैं इन दोनों के बीच में डिस्टेंस सेम है। जितना डिस्टेंस इन दोनों के बीच में उतना ही डिस्टेंस इन दोनों के बीच में, उतना ही डिस्टेंस इन दोनों के बीच में है। मतलब हर दो फील्ड लाइन के बीच का डिस्टेंस सेम है, पैरेलल है, और एक तो स्ट्रेट लाइन में है और इक्वी डिस्टेंस है। इक्वी डिस्टेंट मतलब जितना डिस्टेंस ये है उतना डिस्टेंस ये है, उतना डिस्टेंस ये है, इक्वल डिस्टेंस, इक्वी डिस्टेंट। तो मैं क्या लिख दूंगा? इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर, कौन सी लाइंस? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। कौन सी लाइंस? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। लाइंस आर पैरेलल, स्ट्रेट एंड पैरेलल, स्ट्रेट एंड इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंट इतना आया, इतना आ गया है ना। अच्छा अगर मैं कहूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ ऐसी है, ठीक है, इक्विडिस्टेंट है, जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस यहाँ पे भी है, और उतना ही डिस्टेंस बीच में हर जगह है, तो क्या ये यूनिफॉर्म होगा? क्या यूनिफॉर्म होगा? और ये पैरेलल भी है। पैरेलल तो मतलब हाँ, ये दोनों कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। बट एक चीज की कमी है कि दोनों स्ट्रेट नहीं है। तो स्ट्रेट ना होने से क्या हुआ? ए पॉइंट पे देखना और ये है पॉइंट बी। ए पॉइंट पे देखना जो फील्ड की डायरेक्शन है वो कुछ ऐसे होगी, और बी पे जो डायरेक्शन होगी वो कुछ ऐसे होगी। ए पे डायरेक्शन ऐसे है, बी पे डायरेक्शन ऐसे है। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, और उसमें डायरेक्शन का भी रोल होता है। तो अब क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन अलग है, तो मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ए पे जितनी है उतनी ही बी पे है। ये चीज बोलना गलत हो जाएगा, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम नहीं है। पर क्योंकि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस सेम है, क्योंकि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस सेम है, ये दोनों इक्वली दूर हैं, ये दोनों फील्ड लाइंस, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड जरूर सेम होगा। इनकी डायरेक्शन भले ही सेम नहीं है, पर इनका मैग्नीट्यूड सेम होगा। आया? आया? इन दोनों का मैग्नीट्यूड भले ही सेम होगा। तो ये मैग्नीट्यूड क्या बताता है कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? याद है मैंने क्या बताया था? द डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस गिव अस एन आइडिया अबाउट मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसर होंगी, मैग्नीट्यूड उतना ज्यादा होगा। देखना यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डेंसर है तो मैग्नीट्यूड ज्यादा है, यहाँ पे उतना ही स्पेस है, इक्वल स्पेस है, इक्वी डिस्टेंट है, तो मैग्नीट्यूड सेम है। बट क्योंकि डायरेक्शन अलग है तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, मैं ऐसा नहीं बोल सकता। आया? मैग्नीट्यूड इज सेम बट डायरेक्शन इज
नोट सेम आ गया। अरे आ गया, है ना? मज़ा आ रहा है कि नहीं बताओ, मज़ा आ रहा है कि नहीं? आ गया। मिटा दूँ इसको? अरे मिटा दूँ? अरे और कितनी प्रॉपर्टीज रहती है भाई साहब, बच्चे की जान लोगे। सिर्फ एक प्रॉपर्टी, इसके बाद सिर्फ एक प्रॉपर्टी, और उसके बाद हम करेंगे 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 3 सवाल। बस 3 सवाल, सिर्फ 3 सवाल। उसमें से शायद से 2 जेई एडवांस के हैं, शायद से 2 या 1 तो है ही जेई एडवांस का, और दूसरा भी जेई एडवांस का है या मेंस में आ चुका है, वो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, बट एक तो है एडवांस का। ठीक है, तो इसको मिटा दें। ठीक है। क्या हो गया, थक गए क्या तुम लोग? बताओ, थक गए क्या तुम लोग? अच्छा, आज ना मैं तुम लोगों को कुछ स्टोरी सुनाता हूँ, ठीक है? एक कहानी सुनाता हूँ अपने स्कूल की। सुनाऊँ? एक कहानी सुनाता हूँ, ठीक है, तुम लोगों को अपने स्कूल की। तो शायद से मैं क्लास 11th में था, एंड वही है कि भाई पूरा दिन होता था। एक तो जब मैं स्कूल में था ना, जब मैं क्लास 11th 12th में था, तो मैं जाता था रेगुलरली स्कूल, रेगुलर स्टूडेंट था, और साथ में मेरी कोचिंग भी होती थी, साथ में मेरी कोचिंग भी होती थी। तो दिन ऐसा चले जाता था कि कुछ पता ही नहीं चलता था। सुबह 5:30 बजे उठो, फिर 7 से पहले, 7, हाँ शायद से 7 से पहले स्कूल पहुंचो, फिर 1:30 बजे होती थी छुट्टी, और फिर 2:15 बजे ऐसे ही कुछ घर पहुंचो, फिर 3:30 बजे से दोबारा कोचिंग की क्लासेस, और वो कब तक चलते थे? 8:30 बजे तक। फिर कोचिंग खत्म हुई, फिर जो होमवर्क मिला है वो करो, फिर जो स्कूल का काम है वो करो, फिर डिनर करो, फिर कुछ अपना सेल्फ स्टडी करनी है वो करो। तो इस सब में कब 12:30 बज जाते थे रात के, या कभी कभी 1 भी बज जाता था, पता नहीं चलता था। तो कितना सोने का टाइम मिला? मान लेते हैं 12:30 बजे अगर कोई सोया, तो कितना टाइम मिला सोने का? 5 घंटे, क्योंकि 12:30 बजे सोए और 5:30 बजे उठ गए। अब 5 घंटे की नींद एक दिन ले ली, 2 दिन ले ली, 3 दिन ले ली, पर जब बहुत दिनों तक इतनी ही नींद ली, तो फिर क्या होता है कि बहुत नींद आने लगती है, इंसान बैठे बैठे कहीं भी सो जाता है। तो ऐसा ही हुआ मेरे साथ। हमारा शायद से केमिस्ट्री का पीरियड था, ठीक है, शायद से क्या मतलब केमिस्ट्री का ही पीरियड था, एंड वो टीचर काफ़ी अच्छे थे, ठीक है, मतलब अभी भी हैं अच्छे, पर अभी मैं उनसे पढ़ता नहीं हूँ ना। तो काफ़ी मतलब अगर मैं कहूँ कि मेरे वन ऑफ द फेवरेट टीचर थे स्कूल के, तो मैं वहाँ पे उनकी क्लास में बैठा हुआ था। बट अब कोई कितना भी फेवरेट टीचर क्यों ना हो, बट नींद तो आती है ना एक टाइम पे। जो इंसान इतने दिनों से सोया ही नहीं है ढंग से, उसको नींद तो आएगी। तो मैं बैठा था पीछे, पीछे की कुछ सीट्स में, एकदम बैक बेंचर था मैं। तो मेरा ये था कि मैं बैक बेंचर भी था, मिडल बेंचर भी था, और फ्रंट बेंचर भी था। मैंने सब चीज़ एक्सपीरियंस करी है, सब चीज़ एंजॉय करी है एकदम। तो मैं एकदम लास्ट सीट पे बैठा हुआ था, एंड मेरे साइड में एक लड़का था, सामने भी था, और एक इस साइड में भी था। मतलब जो मेरे साइड में था ना, उसके सामने में भी था एक। तो 3 लोग मेरे आसपास बैठे हुए थे, ना कोई मेरे पीछे था, ना कोई मेरे इधर को था। 3 लोग मेरे आसपास में बैठे हुए थे। एंड पढ़ाते पढ़ाते क्या हुआ कि मुझे, मतलब पढ़ाते पढ़ाते नहीं, सॉरी, पढ़ते पढ़ते मुझे नींद आने लगी, मैं बैठे बैठे, ऐसा कुछ, ठीक है। तो मुझे आने लगी नींद, और एक बार बच गया, 2 बार बच गया, बट कभी ना कभी तो टीचर देखेगा, और उन्होंने देख लिया मुझे कि हाँ भाई इसको बैठे बैठे नींद आ रही है। बट वो खुद मारते नहीं थे बच्चों को, वो कभी भी मारते नहीं थे बच्चों को कि आओ भाई एकदम नींद कैसे आ रही है तो मैं आके कूट दिया, ऐसा नहीं। उन्होंने ऐसे ही बोल दिया मजाक में, जब मेरे आसपास 3 बैठे हुए थे, कि इसको ना एक एक लगाओ, इसको एक एक लगाओ, ऐसे ही मजाक में बोल दिया। अब वो 3 को मिल गया मौका कि आओ भाई एकदम पकड़ के कूटते हैं इसको। तो अब मैंने छुपने के लिए मैंने सर नीचे कर दिया कि भाई अगर हमें मारना भी है तो यार एटलीस्ट जोर से तो ना लगे, हम खुद तो कुछ सेल्फ डिफेंस करेंगे ना। अब मैं उन 3 को तो मार नहीं सकता हूँ, क्योंकि भाई वो 3 है, मैं अकेला हूँ, मैं पिट जाऊंगा। तो मैंने ऐसे कर दिया कि भाई अगर लगनी है तो कम से कम लगे। तो मैंने ऐसा किया, बहुत बढ़िया। बट हुआ क्या कि 3 लोग थे, एंड टीचर का ऑर्डर क्या था कि सब इसको एक एक लगाओ। तो कितनी पढ़नी चाहिए थी मुझे? मुझे 3 थप्पड़ पढ़नी चाहिए थी कुल मिला के, बट पड़ी मुझे 4। अब मुझे आज तक ये जवाब नहीं मिला कि आखिर उन तीनों में से किसने एक्स्ट्रा मारी। अब बताओ यार, इस चीज को मैं कैसे पता लगाऊं?
मुझे आज तक मैं ऐसी चीज़ की खोज में हूँ कि भाई साहब एक्स्ट्रा मुझे मार किसने दिया, ये बताओ, बस उस चीज़ का मैं बदला लूँगा। तो अभी देखते हैं किसने मारा हो। अगर किसी ने मारा हो तो मुझे पर्सनली मैसेज करके माफ़ी मांगना चाहता है तो वो मांग सकता है, ठीक है। बाकी अब क्या कर सकते हैं, मारा तो मारा, अब कुछ नहीं कर सकते। बताओ वो 2 साल होने को आया, मुझे ये भी नहीं पता कि वो एक्स्ट्रा मारा किसने मुझे। 2 साल से भी ऊपर हो गया, बताओ। आया कहाँ पे थे हम, कौन सा पॉइंट था? 11th पॉइंट था, ये 10th था, मान लेते हैं 11th पॉइंट था। तो 12th पॉइंट हमारा कौन सा होगा? 12th पॉइंट हमारा कौन सा होगा? द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर, आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। जैसे 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 ये कंडक्टर है और मैंने इस कंडक्टर को रख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड में, मैंने इस कंडक्टर को रख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी ना, जैसे मान लेते हैं मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड खोल दी नीचे से ऊपर ऐसे जाती हुई, तो ये ऐसे गई। तो एक चीज देखना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और ये जो कंडक्टर का सरफेस है, कंडक्टर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर, ये जो कंडक्टर का सरफेस है ये इसके परपेंडिकुलर है, हमेशा परपेंडिकुलर होंगे। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये कंडक्टर है और फील्ड लाइन कोई ऐसे चली जाए किसी एंगल पे, ये चीज नॉट पॉसिबल, कभी भी नहीं होगी। अच्छा, अगर एक स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर है, कैसा स्फीयर है? कंडक्टिंग। और इसको मैंने रख दिया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। अब मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा परपेंडिकुलर होगी सरफेस ऑफ कंडक्टर के, ठीक है। तो ये तो ऐसे आ गई सीधी, ये परपेंडिकुलर है, और ये ऐसे चली गई, ये परपेंडिकुलर है। बट इन दोनों का क्या, ये दोनों पास आते हुए ना थोड़ा सा बेंड कर लेंगी। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर होना है ना सरफेस के। अगर ऐसे आ जाते सीधा तो ये परपेंडिकुलर थोड़ी होती, देखना सरफेस ऐसा है और ये किसी एंगल पे है, देखना सरफेस ऐसा है और ये किसी एंगल पे है, तो ऐसा तो होगा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो कैसा होगा, कैसा होगा, ये थोड़ा सा बेंड कर देंगे ताकि ये परपेंडिकुलर हो। आया, ये थोड़ा सा बेंड कर जाएंगी ताकि ये परपेंडिकुलर हो। और एक और चीज, किसी भी आइसोलेटेड कंडक्टर के अंदर, आइसोलेटेड मतलब एक ऐसा कंडक्टर जो कि किसी भी वायर बैटरी इन सबसे नहीं जुड़ा हुआ, अकेला पड़ा हुआ है कंडक्टर। जैसे एक कंडक्टर अकेला है ना, ये किसी वायर बैटरी से नहीं जुड़ा हुआ, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? आइसोलेटेड कंडक्टर। तो जब मैं किसी आइसोलेटेड कंडक्टर को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ दूंगा, किसी आइसोलेटेड कंडक्टर को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ दूंगा, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो जीरो होगी। अब ये कैसे होती है जीरो, यहां पे मैं नहीं बता सकता हूं क्योंकि कुछ एडिशनल कंसेप्ट हमें सीखने हैं। बट इसी चैप्टर में इस चीज का खुलासा जरूर हो जाएगा, इसी चैप्टर में पूरी फील आ जाएगी कि आखिर एक आइसोलेटेड कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो क्यों होती है। अभी सिर्फ ये याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से आई, अंदर जीरो हो गई और बाहर अभी भी है, अंदर नहीं है बट बाहर अभी भी है। यहां से आई, अंदर गायब हो गई और यहां से फिर से आ गई, अंदर कुछ भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो मैं क्या लिखूंगा, क्या लिखूंगा, क्या लिखूंगा? द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी inside isolated conductor is zero. The electric field intensity inside an isolated conductor is zero. आ गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइंस है वो हमेशा परपेंडिकुलर होंगी सरफेस ऑफ कंडक्टर के। इतना आया, इतना आया, छाप लो ये प्रॉपर्टीज समाप्त, छापो इसको, छाप लिया।
छाप लिया, अरे हाँ है ना, ठीक है, तो मिटा दो इसको, बहुत बढ़िया। अब क्या आता है क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आता है जेई एडवांस 2001 में, जेई एडवांस 2001 में इन्होंने कहा कि तीन आइडेंटिकल चार्जेस को प्लस क्यू इक्विलेटरल ट्रायंगल के कोनों में रख दो, ठीक है, वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल पे रख दो। कब आया था ये सवाल? जेई एडवांस 2001, ठीक है, मतलब तब एक ही एग्जाम होता था आईआईटी नाम से, तब का है ये सवाल। इन्होंने कहा कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के इस वर्टिसेस पर पॉजिटिव चार्ज रख दो, तीनों प्लस क्यू। तो ऑप्शन ये चार, कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है कि फील्ड लाइंस इन तीनों की वजह से कैसे होंगी। मतलब उन्होंने इन तीनों चार्जेस की वजह से फील्ड लाइंस हमें बना के दिखाई और हमसे पूछा कि कौन सा वाला फिगर सबसे सही है। ठीक है, तो कौन कौन सी फिगर्स थी? एक फिगर थी कुछ ऐसी, ठीक है, दूसरी फिगर थी कुछ कैसी 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 ऐसी, ठीक है, दो ऑप्शंस तो ये हो गए। तीसरा ऑप्शन क्या है? कुछ ऐसा, ठीक है, और चौथा ऑप्शन कैसा है? चौथा ऑप्शन कैसा है? चौथा ऑप्शन कैसा है? अरे बता भाई, तू कैसा है? मैं ऐसा हूं, ऐसा। ठीक है, आ गया। तो इन्होंने ये चारों ऑप्शन दिए। अब बताओ, देख के बताओ कि कौन सा वाला ऑप्शन सही है। आओ सब में देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखना, ये सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज है। ये क्या बना दिया उन्होंने? पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनेट हो रही है और पॉजिटिव चार्ज से टर्मिनेट हो रही है। अरे भाई साहब, ये क्या बता दिया कि पॉजिटिव से निकली और पॉजिटिव पे ही गई। ये कौन सा लॉजिक है? तो ये ऑप्शन तो गलत। अच्छा, यहाँ पे बाकी सब कुछ तो ठीक लग रहा है, बट यहाँ पे देखना, दो फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है और दो फील्ड लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, तो ये भी गलत। यहाँ पे देखना, अरे भाई ये क्या बना दिया, ये तो क्लोज लूप ही बना दिया इन्होंने। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती, तो ये भी गलत। यहाँ पे देखना, ना तो इंटरसेक्ट कर रही है, ना तो क्लोज लूप बन रहा है, बस पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस ओरिजिनेट हो रही है। देखना, ओरिजिनेट हो रही है, ओरिजिनेट हो रही है, ओरिजिनेट हो रही है, तो बस ये तो सही है, इसमें कोई भी चीज है ही नहीं गलत। आ गया, इतना आ गया। तो ये पूछा था जे एडवांस 2001 में, आ गया। ठीक है, मिटा दो उसको, मिटा दो मिटा दो मिटा दो।
दूसरा सवाल भी एडवांस का ही है, ईयर एग्जैक्ट याद नहीं है। इन्होंने क्या बोला, एक फिगर बनाई हुई है कि दो चार्जेस हैं Q1 और Q2। दो चार्जेस हैं Q1 और Q2। Q1 से फील्ड लाइन निकली Q2 की तरफ, ठीक है। Q1 से फील्ड लाइन निकली Q2 की तरफ, ठीक है। ऐसा कुछ उन्होंने फिगर बना के दे दिया। और उन्होंने क्या बोला, ऑप्शन क्या क्या दिए। जे एडवांस में मल्टी करेक्ट होता है ना, तो ऑप्शन उन्होंने क्या क्या दिए, बताओ। ऑप्शन उन्होंने दिए कि Q1 कि बताओ क्या Q1 बड़ा है Q2 से। दूसरा क्या बताया, क्या Q1 छोटा है Q2 से। तीसरा क्या बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू 0 ऑन लेफ्ट साइड ऑफ Q1। लेफ्ट साइड ऑफ Q1 मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहीं ना कहीं 0 होगी, ये बोला। और क्या बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू 0 ऑन राइट साइड ऑफ Q2। ये सब कुछ चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से हमें नहीं पता कितने सही हैं। आया, ठीक है। अब हमने एक चीज पढ़ी है कि अगर दो चार्जेस अलग अलग हैं तो किसी एक चार्ज से रिलेटेड कितने भी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हो सकती है। हाँ, बट अगर दो चार्जेस साथ में हैं, तब number of field lines associated with a charge is directly proportional to magnitude of charge। अब ये दोनों चार्जेस साथ में हैं, तो जिस चार्जेस से एसोसिएटेड फील्ड लाइन ज्यादा होंगी उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। हाँ है ना, अरे हाँ है ना, समझाया ना, पूरा फील्ड दिलाई थी। तो इसमें से देखना Q2 से या Q1 से रिलेटेड कितनी फील्ड लाइन है, आओ कैलकुलेट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कितनी है, 13 फील्ड लाइंस। और Q2 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, Q2 से रिलेटेड कितने हैं, 9। अब एक चीज देखना, Q1 से फील्ड लाइन बाहर जा रही है, तो Q1 वाला चार्ज जो है वो पॉजिटिव है, और Q2 पे फील्ड लाइन अंदर आ रही है, तो Q2 हमारा चार्ज नेगेटिव है। पर हमें पॉजिटिव नेगेटिव से अभी कुछ मतलब नहीं है, फिलहाल इसके लिए हमें कुछ मतलब नहीं है। तो एक चीज देखना, Q1 और Q2 में से बड़ा कौन सा होगा, Q1, क्योंकि जितना ज्यादा चार्ज उतनी ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस उससे एसोसिएटेड। आया, तो Q1 बड़ा है Q2 से। मैग्नीट्यूड पूछा हुआ है, मॉड लगा हुआ है, देखो तो हम पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखेंगे, Q1 बड़ा है। आया, ठीक है। अच्छा, अगर Q1 बाई Q2 का रेशियो पूछा होता तो हमें एक चीज पता है, नंबर ऑफ फील्ड लाइन, कहां लिखो, नंबर ऑफ फील्ड लाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, है ना। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज का अगर रेशियो पूछा होता तो Q1 बाई Q2 पूछा होता तो हम क्या लिखते, Q1 से रिलेटेड कितनी है, 13, Q2 से रिलेटेड कितनी है, 9। ये आता Q1 बाई Q2 का जो रेशियो है वो क्या आता, ये आता। क्यों, क्योंकि जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज की, और जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कोई चीज तो उसके सामने लिखी जाती है Q1 और उसके सामने उससे रिलेटेड नंबर ऑफ फील्ड लाइंस Q2 और उसके सामने नंबर ऑफ रिलेटेड फील्ड लाइंस। अब Q1 और Q2 का साइन अपोजिट है, अगर Q1 पॉजिटिव है तो Q2 नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ से फील्ड लाइन बाहर जा रही है और यहाँ पे अंदर आ रही है, तो हम एक माइनस भी लगा देते हैं यहाँ पे। आ गया, अगर ऐसा कुछ पूछा होता तो, ठीक है। इतना आया, अरे हाँ आया, आ गया, ठीक है। अब एक चीज देखना, अगर मैं Q1 को
13Q बोलूं तो क्या मैं Q2 को -9Q चार्ज बोल सकता हूँ? हाँ है ना? अभी भी Q1/Q2 कितना आ रहा है? 13/-9। 13/-9। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि नहीं? इनका रेशियो कितना है? 13/-9। तो अगर मैं Q1 को 13Q बोल दूं तो क्या मैं Q2 को -9Q बोल सकता हूँ? हाँ है ना? हाँ। तो इन दोनों को मैं ऐसा बना लेता हूँ। अब लेक्चर नंबर 5 में मैंने एक चीज समझाई हुई है कि अगर दो चार्जेस अनलाइक वाले साथ में रखे हों तो इक्विलिब्रियम कब आता है? इक्विलिब्रियम कब आता है? किस पॉइंट पे आता है? छोटे वाले चार्ज से बाहर की तरफ आता है। देखो, लेक्चर नंबर 5 में मैंने एक चीज समझाई थी कि अगर दोनों लाइक चार्जेस हैं तो जो फोर्स जीरो होगा या इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी वो कहीं ना कहीं इनके बीच में होगी, और अगर अनलाइक चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो छोटे वाले चार्ज से तो बाहर की तरफ होगी, या तो इधर की तरफ या तो इधर की तरफ, बट छोटे वाले चार्ज के बाहर होगी। मतलब ये इनमें से छोटा कौन है? 13 या 9? 9 और 13 में से छोटा कौन है? 9। तो इस छोटे वाले चार्ज से कुछ एक्स डिस्टेंस दूर होगी। इतना आया? यहां पे कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारी जीरो होगी। आ गया? आया है नहीं? अब ये चीज अगर नहीं आएगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे जीरो होगी तो लेक्चर नंबर 5 करना पड़ेगा। बाकी जिन्होंने ये चीज करी हुई है, जिनको ये चीज आती है, तो उनको समझ में आ गया होगा मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। बड़े वाले चार्ज से क्यों नहीं किया मैंने समझाया हुआ है भाई, छोटे वाले चार्ज से कुछ डिस्टेंस पे आते हैं और बाहर की तरफ आता है। तो अब एक चीज देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ जीरो आ रही है? ये Q2 है ना? Q2 के राइट साइड में जीरो आ रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो ऑन राइट साइड ऑफ Q2। तो ये भी ऑप्शन सही है और ये भी ऑप्शन सही है। तो ये है हमारा जी एडवांस का एक सवाल। आ गया, मिटा दो इसको, ठीक है। तो हमारा लेक्चर कुछ रीजंस की वजह से बीच में ही बंद हो गया था और थोड़ा सा ही आखिरी का 5-10 मिनट का पार्ट रहता था, जो कि मैं इसको यहीं पे क्लिप एक अलग से जोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया था, मैंने लेक्चर नंबर 5 में इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस पढ़ाया था और उसमें मैंने क्या सिखाया था, जिसको ये चीज़ नहीं आती है वो लेक्चर नंबर 5 देख लेना। उसमें मैंने क्या समझाया था कि अगर मेरे पास एक चार्ज है, कौन सा Q, ठीक है, और मेरे पास एक और चार्ज है +NQ। एक काम करते हैं, इसको भी ना हम कैपिटल Q कह देते हैं, ठीक है। इसको भी मैंने बोल दिया कैपिटल Q और ये क्या है? +NQ। मतलब ये वाला जो चार्ज है वो इससे n गुना बड़ा है, ठीक है। ये हुआ। और एक और अगर मैंने कहा कि एक मेरे पास चार्ज है Q और एक और चार्ज है मेरे पास -NQ, ये प्लस है और ये माइनस है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों चार्जेस सेम पोलैरिटी के हैं और ये दोनों चार्जेस अपोजिट पोलैरिटी के हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। ये भी हो सकता है कि ये नेगेटिव हो और ये पॉजिटिव हो, मतलब सिर्फ यही है कि पोलैरिटी दोनों की डिफरेंट होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए। आया? तो इसमें मैंने समझाया था कि यहाँ पे जहाँ इक्विलिब्रियम आएगा, जहाँ पे नेट फोर्स जीरो होगा या जहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, वो यहां से लेके छोटे वाले चार्ज से लेके एक्स डिस्टेंस दूर कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा, जहां पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी और जहां पे हमारा फोर्स जीरो होगा। ये चीजें मैंने लेक्चर नंबर 5 में समझाई हुई हैं सारी, ठीक है। और ये एक्स डिस्टेंस निकालने का मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बताया था कि x इज इक्वल्स टू r अपॉन अंडर रूट n प्लस वन। x इज इक्वल्स टू r अपॉन अंडर रूट n प्लस वन। कब? जब दोनों की सेम पोलैरिटी हो, या तो दोनों पॉजिटिव हो या तो दोनों नेगेटिव हो। कब? जब दोनों सेम पोलैरिटी के हो। सेम नेचर लिख देता हूं, सेम नेचर। और जब दोनों का अपोजिट नेचर हो, तब क्या करें? तब वहां पे ये चीज समझाई थी मैंने
कि इसमें जो नेट फोर्स 0 आएगा वो छोटे वाले चार्ज से बाहर की तरफ, इधर की तरफ कहीं ना कहीं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नेट 0 होगी और नेट फोर्स 0 होगा। और ये एक्स डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ये निकालेंगे x इज इक्वल टू आर अपॉन अंडर रूट एन माइनस वन। देखना यहाँ पे n माइनस वन है जब अपोजिट नेचर है, और यहाँ पे n प्लस वन है, अंडर रूट n प्लस वन है जब सेम नेचर है। ये सब कुछ मैंने लेक्चर नंबर 5 में कराया हुआ है। और ये r क्या है, r है डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। r क्या है, डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। तो अगर हमें ऐसा कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन कि मेरे पास एक चार्ज है, मेरे पास एक चार्ज है, मेरे पास एक चार्ज है 2q। एक काम करते हैं, हाँ अच्छा चलो, एक मेरे पास चार्ज है 2q और उसके साथ एक और चार्ज है -q। तो क्या है, दोनों अपोजिट पोलैरिटी के हैं? हाँ बिल्कुल। और अगर मैं कहूँ कि इनके बीच में डिस्टेंस है कुछ r, इनके बीच में कुछ डिस्टेंस है r, तो इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पे आएगा, जहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और नेट फोर्स 0 हो। तो मैंने एक चीज समझाई, छोटे वाले चार्ज से x डिस्टेंस दूर पर आता है, तो इसमें से छोटा कौन सा चार्ज है, -q। ये छोटा इसलिए नहीं है कि इसके आगे माइनस लगा है, ये छोटा इसलिए है कि ये देखना सिर्फ q है और ये 2q है। तो मैग्नीट्यूड में कभी भी साइन नहीं देखते, ओके। तो इसमें जो x डिस्टेंस दूर आएगा वो कहीं ना कहीं यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा ये x डिस्टेंस दूर, यहाँ से है ना, पॉइंट वो वाला कहीं ना कहीं यहीं पे होगा ना। और क्या होगा, कितना होगा, x इज इक्वल्स टू, अगर मैं इस डिस्टेंस को r बोलूँ, r अपॉन अंडर रूट n माइनस वन, अंडर रूट n माइनस वन। तो ये बड़ा वाला चार्ज छोटे वाले चार्ज से कितना गुना है, 2 गुना है, क्योंकि ये q है और ये 2q है। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 माइनस वन। अब ये वैल्यू जितनी भी आई, इस वाले चार्ज से इतना दूर वो वाला पॉइंट होगा। बट अगर मैं इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाऊं, अगर मैं इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना चाहूं तो वो कैसे बनेगी, सोचना। अगर मैं इस पूरे सिस्टम की इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना चाहूं, इसकी अलग और इसकी अलग नहीं, इन दोनों की साथ में, तब कैसे होगा, सोचो 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 सोचो। एक चीज देखना, अगर ये चार्ज q है, मैंने एक चीज समझाई थी कि अगर कोई भी चार्ज अलग अलग है तो उससे रिलेटेड मैं कितने भी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बना सकता हूँ। बट अगर मैंने उन दोनों को साथ में लेके आया तो सेम चार्ज के लिए सेम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बनेगी। हाँ, तो अगर मैं इस चार्ज के लिए 4 फील्ड लाइंस बनाऊं, तो क्या मुझे इस चार्ज के लिए 8 फील्ड लाइंस बनानी होगी? क्योंकि देखना, ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज का 2 गुना है, ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज का 2 गुना है, तो इसकी जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होंगी वो भी 2 गुना होनी चाहिए इसकी। हाँ, तो अगर इसकी फील्ड लाइंस 4 है टोटल, तो इसकी कितनी होंगी, 8, क्योंकि ये दोनों चार्जेस को मैंने साथ में रख दिया। हाँ, अब एक चीज देखना, ये है पॉजिटिव चार्ज और ये है नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से ओरिजिनेट करेंगी और नेगेटिव पे टर्मिनेट करेंगी। हाँ, तो मैं पहले इससे रिलेटेड 4 फील्ड लाइंस बना देता हूँ, यही काम करते हैं, 4 की जगह ना 2 मान लेते हैं, इतना पूरा खिचड़ी पक जाएगी। इसको बोल देता हूँ कि इससे रिलेटेड 2 फील्ड लाइंस हैं, तो इससे रिलेटेड 4 फील्ड लाइंस हो जाएंगी। देखो, ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज का 2 गुना है, तो इस वाले चार्ज से जो रिलेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी वो भी 2 गुना होंगी। तो मैंने ये कहा कि अगर इसकी 2 फील्ड लाइंस हैं तो इसकी 4 फील्ड लाइंस होगी। हाँ, तो 2 फील्ड लाइंस 2q से ओरिजिनेट करी और -q पे चली गई। अब इससे रिलेटेड तो 2 फील्ड लाइंस हो गई, इसके कैसे बनाऊं फील्ड लाइंस, बताओ। तो एक चीज देखना, अगर मैं इसकी 2 फील्ड लाइंस और निकालूं, तो क्या होगा, ये यहां से निकली और वो नेगेटिव में क्या चली जाएंगी, पर ये नेगेटिव में नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ से 2 फील्ड लाइंस निकली और वो नेगेटिव वाले में चली गई, तो इसका मतलब क्या होगा, अगर यहाँ से 2 फील्ड लाइंस निकली और वो नेगेटिव वाले में चली गई, तो इसका मतलब क्या होगा कि इससे रिलेटेड भी 4 फील्ड लाइंस हो जाएंगी।
फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा हो गया, अगर ऐसा हो गया तो क्या है, ये चीज का कुछ लॉजिक बन रहा है? क्यों? क्योंकि इससे रिलेटेड देखना देखना, टू क्यू वाले से भी चार फील्ड लाइंस कनेक्टेड है और माइनस क्यू से भी चार फील्ड लाइंस कनेक्टेड है, पर ये चार्जेस तो डिफरेंट है, तो इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी डिफरेंट होनी चाहिए, है ना? बट यहाँ पे दोनों सेम है, तो ऐसा नहीं हो सकता। एक चार्ज पे, नेगेटिव चार्ज पे ये चीज मैं मानता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड आके टर्मिनेट करती है, बट नेगेटिव चार्ज पे भी उतनी ही फील्ड लाइंस आ पाएंगी ना जितना वो होल्ड कर सकता है। अब ये चार्ज उतना बड़ा है ही नहीं कि ये इतनी सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बुला सके अपने पास, ये चार्ज इतना बड़ा है ही नहीं। अगर ये 2q होता और ये -2q होता तो यहाँ से जितनी फील्ड लाइंस निकलती वो सारी की सारी यहाँ चली जाती, तो यहाँ से जितनी भी फील्ड लाइंस निकलती वो सारी की सारी यहाँ चली जाती, बट ऐसा नहीं है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अब हम क्या करें बताओ? तो हमें कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा कि ये फील्ड लाइंस इसमें टर्मिनेट ना करें। एंड हमें एक और चीज पता है कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, बाकी और रीजन में है इलेक्ट्रिक फील्ड, सिर्फ इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। अब देखना इस डायग्राम के हिसाब से तो यहाँ पे तो कुछ पहुंच ही नहीं रहा, यहाँ पे तो कुछ पहुंच ही नहीं रहा, और ये तो छोड़ो, यहाँ पे भी नहीं पहुंच रहा, यहाँ पे भी नहीं पहुंच रहा, यहाँ पे भी नहीं पहुंच रहा। मतलब यहाँ पे तो ये इस डायग्राम से ये पता लग रहा है कि मल्टीपल पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इसी पॉइंट पे जीरो होगी और किसी पॉइंट पे नहीं। तो अब हम क्या करें? अब हम क्या करें? तो एक चीज देखना, होगा क्या असली में, होगा क्या? होगा कुछ ऐसा कि ये फील्ड लाइंस 2q वाले से तो निकलेंगी, इस 2q वाले से तो निकलेंगी फील्ड लाइंस, बट -q पे नहीं जाएंगी। इस 2q वाले से निकली फील्ड लाइंस, अब क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है तो थोड़ा सा फील्ड लाइंस अट्रैक्टेड जरूर होंगी, बट इसमें जाएंगी नहीं। ये थोड़ा सा देखना, अट्रैक्टेड जरूर हुए बट इसमें गए नहीं, और जैसे जैसे और दूर जाते गए अट्रैक्शन कम होता गया, जैसे जैसे दूर जाते गए अट्रैक्शन कम होता गया। देखो ये -q चार्ज था और ये +2q चार्ज है, तो जितनी फील्ड लाइंस इसकी होंगी उससे डबल फील्ड लाइंस इसकी होंगी। हाँ, अब मैंने कहा कि मान लो इसकी फील्ड लाइंस हैं दो, तो दो फील्ड लाइंस इसमें जा रही हैं, बहुत बढ़िया। तो अगर इसकी फील्ड लाइंस दो हैं तो इसकी फील्ड लाइंस चार होनी चाहिए, क्योंकि ये चार्ज इसका डबल है। हाँ, तो देखना इससे चार फील्ड लाइंस बाहर निकली, पॉजिटिव से फील्ड लाइंस बाहर निकलती हैं तो इससे चार फील्ड लाइंस बाहर निकली। अब दो तो गई इसमें, क्योंकि ये दो को अपने अंदर समा सकता था, तो दो तो गई इसमें। अब बाकी दो तो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट करती है, मैंने समझाया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, तो ये नेगेटिव की तरफ तो थोड़ा सा अट्रैक्ट करी, बट जैसे जैसे फील्ड लाइन और दूर जाती गई तो अट्रैक्शन कम होता गया और ये दूर होती गई, और ये दूर होती गई। समझ में आया क्या हुआ? समझ में आया क्या हुआ? हाँ ना? अब एक चीज देखना, ये फील्ड लाइन यहाँ ऐसे चलेगी, ये फील्ड लाइन यहाँ ऐसे चलेगी, मतलब यहाँ पे, मतलब इस पॉइंट पे तो कुछ है ही नहीं फील्ड, इस पॉइंट पे तो कुछ फील्ड है ही नहीं, कोई फील्ड लाइन यहाँ से जा ही नहीं रही, तो इसी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, इसी पॉइंट को हम बोलते हैं नल पॉइंट। नल पॉइंट मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो है और नेट फोर्स भी जीरो होगी। अगर यहाँ पे कोई चार्ज होता, अगर यहाँ पे कोई चार्ज होता तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होती और उस पर नेट फोर्स भी जीरो होती। इतना आया? इतना आया? अरे हाँ है ना, इतना आ गया, ठीक है। अब एक चीज देखना, अब एक चीज देखना, अगर मेरे पास एक चार्ज है, एक चार्ज है, एक चार्ज है +q, अगर मेरे पास एक चार्ज है +q और दूसरा चार्ज भी है +q और दूसरा चार्ज भी है +q, तो मैंने एक चीज समझाई थी कि इसकी फील्ड लाइंस कैसी होंगी, ऐसी होंगी, कुछ ऐसा ही समझाया था, है ना? अरे है ना, ऐसा ही समझाया था कुछ। हाँ, अब एक चीज देखना, अब एक चीज देखना, एक चीज देखना, ये भी सेम चार्ज है और ये भी सेम चार्ज है, तो इसमें एग्जैक्टली बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी या नेट फोर्स जीरो होगा। तो खुद देखना, क्या बीच में कोई भी फील्ड लाइन है? नहीं, बीच वाले रीजन में कोई भी फील्ड लाइन नहीं है, तो ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा? ये वही पॉइंट है, नल पॉइंट। समझ में आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक पूरे सिस्टम के लिए कैसे बनती है?
बस एक चीज ध्यान रखना कि जहां पे नल पॉइंट है वहां पे कोई भी फील्ड लाइन नहीं ले जानी, वहां पे कोई भी फील्ड लाइन नहीं लेके जानी है। इतना आया, इतना आया, ठीक है। तो थोड़ा सा मिटा दूं मैं, थोड़ा सा मिटा दूं। अच्छा आप एक चीज देखना, मैंने समझाया था कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो वो कंडक्टर के सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। हाँ, और कंडक्टर के अंदर, कंडक्टर के अंदर एक आइसोलेटेड कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। एक आइसोलेटेड कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। हम्म। तो अब अगर मैं एक हॉलो कंडक्टर बनाऊं, मतलब हॉलो स्फेरिकल शेल बनाऊं, ये है एक स्फीयर स्फेरिकल कंडक्टर और ये हॉलो है, अंदर से खाली है, जैसे कुछ कुछ लोगों का दिमाग। तो ये क्या है, अंदर से ये वाली पूरी जगह खाली है और यहाँ पे मेटल भरा हुआ है, यहाँ पे मेटल भरा हुआ है। इतना आया। तो यहाँ पे अगर मैं बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं तो इसके अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो जीरो होगी और सारी की सारी फील्ड लाइंस इस कंडक्टर के सरफेस के परपेंडिकुलर होंगी। बट मैंने क्या किया, इस कंडक्टर के अंदर एक चार्ज रख दिया, इस कंडक्टर के अंदर एक चार्ज रख दिया। अब इस चार्ज की वजह से तो कुछ फील्ड लाइंस होंगी ना, एक पॉइंट चार्ज का तो नेचर है ना कि वो अपने अगल बगल फील्ड लाइंस क्रिएट करेगा। हाँ, तो इसमें से फील्ड लाइंस कैसे जाएंगी, कैसे जाएंगी बताओ, सोचो सोचो। मैंने समझाया था कि एक पॉजिटिव चार्ज से जो फील्ड लाइंस होती हैं वो रेडियली आउटवर्ड जाती हैं, रेडियली आउटवर्ड जाती हैं। तो क्या वो ऐसी जानी चाहिए, तो क्या वो ऐसी जानी चाहिए रेडियली आउटवर्ड? बोले कैसी, मैंने कहा ऐसी। ऐसी जानी चाहिए, हाँ या ना? खुद सोच के बताना, क्या ऐसी जानी चाहिए? नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें वो वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर रहेंगी, हमेशा कंडक्टर के सरफेस के परपेंडिकुलर रहेंगी। देखना, ये कंडक्टर का सरफेस ऐसा है और ये फील्ड लाइन ऐसी है, ऐसी है, एग्जैक्टली परपेंडिकुलर नहीं है। जैसे यहाँ पे देखना, कंडक्टर का सरफेस ऐसा है और फील्ड लाइन ऐसी है, कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है। कंडक्टर का सरफेस ऐसा है और फील्ड लाइन ऐसी है, कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है। तो सारी की सारी फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर है ही नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर कभी ऐसा कुछ बनाने के लिए आ जाए या कभी कुछ ऑप्शंस दिए हुए हों कि अलग अलग ऐसे स्फीयर बने हुए हैं और बोला हुआ है कि करेक्ट कौन सा है, तो उसमें से सिर्फ दो चीजें ध्यान रखनी है। पहला, कि हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर के सरफेस के परपेंडिकुलर होंगी। हाँ, और कंडक्टर का जो मतलब कंडक्टर के जो इनसाइड वाला मटेरियल है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। तो आओ बनाते हैं। अब एक चीज देखना, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस कंडक्टर के सरफेस पे चार्जिंग बाय इंडक्शन हो जाएगा। हाँ, कंडक्टर में होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस कंडक्टर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। तो इसके ये वाले सरफेस पे कुछ ना कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे और फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब आके जमा हो गए तो इनकी वजह से नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। हाँ, अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से है? ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स बाहर, ये पूरा कंडक्टर का एरिया था ना, ये पूरा कंडक्टर था ना, यहाँ पे पूरा मेटल था, तो वो वहां से आए ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स सारे के सारे यहाँ आ गए बहुत सारे, तो यहाँ पे हो गई इलेक्ट्रॉन्स की कमी, बाहर हो गई इलेक्ट्रॉन्स की कमी। और इलेक्ट्रॉन्स की कमी मतलब पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स की कमी मतलब पॉजिटिव चार्ज। तो बाहर क्या हो गया, बाहर बन गया हमारा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब यहां से जो फील्ड लाइंस निकलेंगी वो इन नेगेटिव चार्जेस की तरफ जाना चाहेंगी, इन नेगेटिव चार्जेस की तरफ जाना चाहेंगी और सरफेस के परपेंडिकुलर रहेंगी। तो आओ देखते हैं कैसे बनेगा। ये परपेंडिकुलर है, हाँ, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, अरे ये भी परपेंडिकुलर है।
ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, और लगभग लगभग मान लेना ये भी परपेंडिकुलर है। तो कुछ ना कुछ ऐसे होंगी, कुछ ना कुछ ऐसे होंगी। अब ये है कंडक्टर, ये है कंडक्टर का मटेरियल। तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी ही नहीं, यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी ही नहीं, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, ये जगह पूरी की पूरी खाली होगी। अब बाहर तो हो सकती है ना कंडक्टर की फील्ड लाइंस, बाहर तो हो सकती है ना कंडक्टर की फील्ड लाइंस, हाँ। तो बाहर वाले एरिया में होंगी फील्ड लाइंस, बाहर वाले एरिया में होंगी फील्ड लाइंस, और कंडक्टर के सरफेस के परपेंडिकुलर रहेंगी। तो यहां से फील्ड लाइन ऐसे निकली, इस कंडक्टर के सरफेस के परपेंडिकुलर निकली। समझ में आया? तो अगर कभी भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आ गया, अगर कभी भी कुछ ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें हमें अलग अलग फिगर्स दिए हुए हैं और पूछा हुआ है कि सही कौन सा फिगर है, तो दो चीजें हमेशा ध्यान रखना। पहला ये कि हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर के सरफेस के परपेंडिकुलर होंगी, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर के सरफेस के परपेंडिकुलर होंगी। और दूसरा, कंडक्टर के अंदर वाले मटेरियल में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, वहां पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो इतना समझ में आ गया? तो बस यहीं पे करते हैं इस लेक्चर को समाप्त। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। जो जो पढ़ाया उसके नोट्स बनाओ, इस सबको रिवाइज करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। तो बस यही करना है, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।